हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं फिर से हाज़िर हूँ आप सबके सामने हमारे फ्रीडम के लास्ट एपिसोड के साथ में। मैंने इसे बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर मैंने इसके कुछ सीन्स को काट दिया है क्योंकि ये स्टोरी बहुत लॉन्ग टाइम से मैं शेयर करती हुई आ रही हूँ और लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करती रही हूँ। मैंने इसकी स्टोरी लाइन नहीं बदली है, बस इसे एंड कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जो भी जैसे भी लगे आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, इसका मैं एक पूरा वन शॉट बना कर भी अपलोड करूँगी, तो उस वन शॉट का इंतज़ार कीजिएगा और उसे पक्का वॉच कीजिएगा, जिसमें आपको हर एक एपिसोड का वेट नहीं करना होगा, बल्कि आप सारे एपिसोड्स को एक साथ सुन सकते हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं उस वीडियो में। अभी के लिए हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है विंग के सुबह जागने से। विंग अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करता है, जहाँ सबसे ज़्यादा उसे शोर सुनाई दे रहा था अपने भाई का, और उसके साथ में कोई इंसान बात कर रहा था। विंग को आवाज़ सुनते ही समझ आ रहा था कि उसकी बहन और उसका भाई दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। विंग उठकर बाहर आता है, लेकिन वो कमरे के बाहर नहीं जाता। लिविंग रूम में, जहाँ पर उसका भाई और बहन आपस में बातें कर रहे थे, वो लोग बहुत खुसफुसा कर बातें कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे आज विंग की आँख खुल गई और उसने सारी बातें सुन ली। यानली कहती है, आचिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, इतने साल बीत गए हैं, अब तक मुझे उस चीज़ का नहीं पता चला। जियांग चेंग कहता है, सिज्जे, मैंने आपको जो उपाय बताया था आपने वो किया, वो सोल्यूशन बेस्ट है। उसके अलावा आप किसी और से हेल्प नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए कि हम अपने घर में हेल्प बिल्कुल नहीं मांग सकते। अगर हमने ऐसा किया तो बहुत मुसीबत टूट जाएगी हमारे ऊपर। यान ले भी हमें भरती है। विंग सोच रहा था उसकी बहन के ऊपर आखिर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जिसके बारे में उसे ही नहीं पता है, उसे किसी ने बताया नहीं। कितनी अलग बात है, कितनी गलत बात है ना। विंग आगे बढ़कर उन दोनों को कन्फ्रंट करने लगता है। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम जाग गए? यानली कहती है, विंग तुम कब जागे? विंग कहता है, तब जब मैंने आपकी बातें सुनी। आप किस मुसीबत में है सज्जे, और आपने मुझे नहीं बताया, आपने गगा को बता दिया। क्या आप अभी भी मुझे वो छोटा सा बच्चा समझती हैं, जिसे कुछ भी अक्ल नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास अपना माइंड नहीं है? यानली, मैंने कभी ऐसा नहीं समझा। बचपन में भी तुम्हारे पास अपना खुद का दिमाग था, तुम्हारी खुद की सोच थी। तुम खुद से सोचते थे, खुद से काम करते थे और खुद से अपने विचारों को प्रकट भी करते थे। तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हुए आए हो, तो तुम अपने आप को बच्चा तो बिल्कुल मत कहो। विंग, वही तो मैंने कहा, अगर मैं बच्चा नहीं हूँ तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? आपने गगा को बता दिया, पर आपने मुझे नहीं बताया। इसकी क्या वजह हो सकती है? यही ना कि मैं एक ओमेगा हूँ, है ना? इसीलिए आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी बहन की हेल्प नहीं कर सकता और मैं बाहर के लोगों की हेल्प करते हुए घूम रहा हूँ। वाह, क्या बात है। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि मैं अपने घर की परेशानियाँ सुलझा नहीं सकता और दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाता घूमता रहता हूँ, दूसरों के मामले में अपना नाक घुसाता रहता हूँ। यही लोग कहेंगे ना मेरे बारे में। आप क्या चाहती हैं कि आपके भाई की इतनी ज़्यादा बदनामियाँ हो, बस इसलिए क्योंकि आप अपने भाई से मदद मांगने में शर्मा रही हैं क्योंकि वह एक ओमेगा है? यानली कहती है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो विंग, ऐसा नहीं है। जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उस बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि मुझे बताइए। मुझे पता नहीं है तो मैं जानूँगा कि आखिर वजह क्या है, लेकिन आप मुझे बताएंगी ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? यानली, तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आचिंग, मैं जा रही हूँ, और अगली बार इसका ज़ुबान पे थोड़ा ताला लगा के रखना। कहीं ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आए और मैं... क्या करेंगे अब? आप अभी बता कर ही जाइए। आपको गुस्सा आएगा तो आप कर क्या लेंगी? सच्चिए, आपको जो कहना है आप साफ साफ कहिए, पहेलियाँ मत बुझाइए, और आचिंग से बिल्कुल मत कहिए कि वो मेरा मुंह बंद करे। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। अगर आपके अंदर है तो आप आइए, आके करिए, कन्फ्रंट कर दीजिए मेरा मुंह बंद, अगर हो सके तो। है इतनी हिम्मत आप में? यानली विंग से दोबारा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो विंग से बहस नहीं करना चाहती।
वहाँ से यानली चली गई थी। उन दोनों के रिश्ते में मनमुटाव आता ही जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यानली और विंग के रिश्ते में वो एक खट्टापन आता जा रहा है। यानली एक अल्फ़ा है और उसे लगता है कि कोई भी ओमेगा किसी अल्फ़ा का दुख नहीं समझ सकता। उसी तरह विंग को लगता है कि कोई भी अल्फ़ा किसी ओमेगा का दर्द उसी तरीके से नहीं समझ सकता जिस तरीके से ओमेगास उस दर्द को सहते हैं। शायद इसी वजह से उन दोनों में इतनी दूरी आ गई हैं कि दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात को खुलकर बताते भी नहीं हैं। जो उनके घर में, उनके परिवार में चल रहा है वो भी एक दूसरे से शेयर नहीं करते, जबकि वो दोनों सगे भाई बहन हैं। जियांग चेंग कहता है, विंग तुम सजे को जाने दो, उनसे मत पूछो सवाल, तो तुम ही बता दो चल क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में। और मुझे क्यों नहीं बताया गया कोई चीज़? तुमने कहा ये परेशानियाँ सालों से उनके पीछे पड़ी हुई है, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सालों से सुलझी नहीं है और अभी तक नहीं सुलझाई जा सकी? और क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे अब जाके पता चल रहा है? वो भी इसलिए क्योंकि मैंने गलती से वो सारी चीज़ें सुन ली थी। अगर मैं आज ना जागा होता, अगर मैंने वो सब कुछ ना सुना होता, तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम मेरे घर के अंदर भी चल रही है। जियांग चेंग विंग को समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर क्या विंग समझने वाला था? तो नहीं। विंग ने तो जैसे ठान ली थी कि वो अब नहीं समझेगा। उसे बस जानना है कि उसकी बहन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ताकि वो उसे सुधार सके। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो विंग के पास ही होगा। विंग इस बात के लिए एकदम होता है ना, पक्का था उसको कि हाँ वही सॉल्यूशन निकालेगा इस प्रॉब्लम का। जब विंग नहीं मानता तो जियांग चेंग कहता है, मैं तुम्हें कभी बताने वाला तो नहीं था, पर तुम इतनी ज़िद कर रहे हो तो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। पर प्रॉमिस मी विंग, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। तुम साइलेंटली इस मैटर को हैंडल करोगे, बिना न्यूज़ में बताए, बिना किसी चीज़ के भी किसी भी चीज़ को अपने बीच में घसीटे बगैर। अगर तुम्हें अपने दुश्मन का साथ भी लेना पड़े इसमें, तुम लोगे। विंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है आचिंग? अगर तुम हाँ बोलते हो तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा, वरना रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जानने की। ठीक है, सज्जे की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। जो भी मेरे हाथ में होगा मैं वो करूँगा। ये तुमने कहा है विंग, जो तुम्हारे हाथ में होगा तुम्हें वो करना होगा, और तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। हाँ तुम बताओ। विंग को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, और दूसरी बात उसे सच में जानना है, क्योंकि ये उसके घर का मैटर है यार। कौन भाई होगा जो अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानना चाहेगा? भले वो एक ओमेगा है, पर उसकी बहन को हेल्प चाहिए, और विंग कैपेबल है, हर किसी की मदद करता है, तो वो यानली की मदद भी कर सकता है और करेगा भी। जियांग चेंग बताता है, दरअसल सज्जे का बेटा खो गया है। हाँ, कौन सा बेटा? आलिंग तो मैं कुछ दिन पहले ही उससे मिला था। आलिंग नहीं, उससे पहले का एक बेटा था उनका। वो बेटा वो तो मर गया था ना? एक्चुअली जिशवान के भाई ने, जिशुन ने उस बच्चे को चुरा लिया था, और फिर उसे पता नहीं क्या किया उसके साथ। उसे बेच दिया, मार दिया या कहीं कर दिया, उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं, बस ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर गया है। अभी कुछ टाइम पहले उन्हें पता चला कि वो ज़िंदा है, और जिशवान ने उसे किसी को बेच दिया। जिशवान को खुद भी ये बात नहीं पता है कि किसे बेचा है। वो बच्चा अब है कहाँ? सजे उसे ढूंढ रही हैं कि उनका बेटा उन्हें कहीं तो मिल जाए, पर मिला नहीं है। विंग कहता है, 1 मिनट रुकना हाँ तुम। विंग अपने फ़ोन से एक फ़ोटो निकालता है जो उसने वांग जी के अपार्टमेंट से ली थी। वो फ़ोटो जियांग चेंग को दिखाते हुए वो कहता है, क्या यही लड़का है? अरे हाँ, ये तो वही है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? विंग कहता है, मैं इसे खुद ढूंढ रहा हूँ, इस पर मेरा काम चल रहा है। इस लड़के को ढूंढने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे पहले ही उठा ली थी। ये सज्जे का बेटा है? हाँ, सज्जे का बेटा है। सज्जे ने लानवांग जी से हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक बार नहीं बताया। उन्होंने कितने इमोशनल तरीके से उसे लेटर लिखा है, लेकिन मुझसे एक बार नहीं बोल पाई वो।
अगर मुझसे बोल देती तो क्या बिगड़ जाता, मैं भी उनकी हेल्प कर सकता था। मैं उस लान वांगजी से ज़्यादा कैपेबल हूँ। उस लान वांगजी ने तो अब तक मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर भी नहीं दिया, और मैं उसका पता चुटकियों में लगा सकता था, पर मुझे किसी ने बताया ना, ज़रूरी नहीं समझा। तुम लोग मुझे कुछ नहीं समझते हो ना। मैं तुम लोगों के परिवार का एक हिस्सा नहीं हूँ, मैं फैमिली का एक पार्ट नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक ओमेगा हूँ, है ना। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि एक टाइम के बाद मैं घर से दूर चला ही जाऊँगा, मुझे घर में नहीं रहना होगा, क्योंकि मैं एक ओमेगा जो हूँ। तुम लोग बहुत बुरे हो यार। मेरा नेफ्यू इतने सालों तक बाहर की दुनिया में कहीं भटक रहा है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई हेट यू बोथ। पर तुम दोनों से नफरत करने लगा हूँ। आई हेट वॉचिंग। विंग वहाँ से भाग गया था, वो सीधा निकल गया था उस अपार्टमेंट से, क्योंकि अब वो जियांग चिंग को और फेस करना नहीं चाहता। ये सच में बहुत बुरा है। विंग अपना फ़ोन निकालता है और सीधे शुयांग को कॉल करता है। शुयांग जो अभी सो रहा था, वो कहता है, हेलो शुयांग, तू कहाँ है? विंग क्या हुआ है? आई सेड तू कहाँ है? घर पर हूँगा, और कहाँ हूँ मैं? मेरे घर पर हूँ, सिंचन भी यही है, मैं आ रहा हूँ वहाँ। क्या हुआ है तुझे? विंग की आवाज़ में ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब हम देखते हैं सिंचन के घर का सीन, जहाँ पर शुयांग सिंचन दोनों सोफे की एक तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ बैठा है विंग। विंग की आंखों में आंसू हैं, आंखों में बहुत ज़्यादा आग है, जो कि ऐसा लग रहा है बस किसी को भी जलाने के लिए काफ़ी है, और चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, साथ ही पेन भी है। ये सारे इमोशंस एक साथ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। विंग ने अब तक लगभग 8 ग्लास पानी पी लिया था। विंग 9th ग्लास को अपने हाथ में लेकर कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शुयांग कहता है, मुझे दिख रहा है तुझे गुस्सा आ रहा है, तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है तुझे गुस्सा आ रहा है, पर क्यों आ रहा है ये तो बता। विंग, मुझसे किसी ने झूठ बोला, उस इंसान ने झूठ बोला जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था। मैंने कितना भरोसा किया उन लोगों पर यार। मुझे लगता था मैं उनकी फैमिली का एक पार्ट हूँ, पर आज मुझे उन लोगों ने रियलाइज़ करा दिया कि मैं उनकी फैमिली का कोई हिस्सा नहीं हूँ। सिंचन, क्या जियांग चेंग या फिर यानली से जैसे कुछ लड़ाई हुई तेरी? विंग, अगर लड़ाई होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, पर वो लोग लड़ने के नाम से भी मेरे से दूर रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक ओमेगा हूँ, तो उनके साथ बहस में भी मैं हार जाऊँगा, उनकी बहस भी सही से नहीं हो पाएगी, तो वो लोग लड़ते भी नहीं हैं, मुझसे बातें छिपाते हैं। मुझे बातें तब पता चलती हैं जब मैं नींद में उनकी बातें सुन लेता हूँ। वो खुद जाके मुझे नहीं बताते। वो अपनी परेशानियाँ उस घटिया लान वांगजी को बता सकते हैं जो चैरिटी का नाटक करता है, पर अपने भाई को नहीं बताते जो असल में असली काम करता है। आई स्वेयर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। शुयांग टिश्यू पेपर्स निकाल कर विंग को देते हुए बोलता है, हमें दिख रहा है विंग, पर प्रॉब्लम क्या है? अगर तू बताएगा नहीं तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? विंग कहता है, प्रॉब्लम नहीं बता सकता मैं, वो प्रॉब्लम में उन्होंने मुझे बता ही कहा है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। मुझे बाहर से पता चला है, तो जो पता चला है वो हमें बता दे। सिंचन कहता है, नहीं बता सकता, प्रॉमिस किया है मैंने। अब मैं सॉल्यूशन निकाल के रहूँगा इस प्रॉब्लम का, और मैं मेरे घर वालों को दिखा के रहूँगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ये सब कुछ कर सकता हूँ। विंग वहाँ पर कुछ देर रहता है, इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है उस बच्चे की खोज में। उसका टारगेट अब वांगजी से हटकर वो बच्चा हो गया है जिसे वो ढूंढेगा, विंग का नेफ्यू। उसे ढूंढने के लिए लगभग 1 हफ्ता वो पूरी तरीके से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिलती, उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। जियांग चेंग विंग को कई बार कॉल कर चुका था, उससे मिलने के लिए उसके घर भी जा चुका था, उसकी कंपनी भी जा चुका था, लेकिन विंग एक बार भी उसे मिलने के लिए राज़ी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो वहाँ का मैनेजर था, उस न्यूज़ चैनल का ओनर वीक चांग से, जो कि विंग को कई बार बोल चुका था कि उसके केस की प्रोग्रेस कितनी हुई है। एक इंटरव्यू के अलावा उसने दिया ही क्या है, उसे रिपोर्ट्स देनी है विंग को, और विंग हमेशा एक ही बहाना मार रहा था
मैं काम कर रहा हूँ, मैं जल्द ही इन्फॉर्मेशन निकाल के दूंगा, मुझे टाइम दो थोड़ा सा। पर 7 दिनों में ना तो विंग को उस बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन मिली और ना वांग जी की। फाइनली 8वें दिन विंग को एक क्लू मिलता है। उसे कहीं से पता चलता है कि बच्चों की सेलिंग और ख़रीदारी करने वाले लोग एक बार में आकर मिलने वाले हैं। शायद वहाँ से उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए विंग वहाँ जाता है। वहाँ जाकर वो एक प्राइवेट रूम बुक कर लेता है और वहाँ से वो नीचे की तरफ देखता रहता है। किसी पर शक होगा तो विंग तुरंत जाकर उससे बात करेगा। घंटों के इंतज़ार के बाद भी उसे कोई भी ऐसा इंसान नज़र ही नहीं आता है जिस पर उसे शक हो। विंग, जिसका पेट भी खराब होने लगा था क्योंकि वो घंटों से एक जगह पर बैठा है, पिए जा रहा है, कहीं वाइन, कहीं पानी, कहीं जूस, लेकिन अब तक वो उठकर एक बार भी वॉशरूम नहीं गया है। तो विंग अब उठ कर के सीधे वॉशरूम जाता है। जब वो बाहर निकल के अपने हैंड वॉश कर रहा था तो किसी का उसे धक्का लगता है। विंग गिरते गिरते बचा। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, देख कर चलो। पर वो देखता है कि वहाँ पर लान वांग जी है, जो नशे की हालत में चकनाचूर हो चुका है। वांग जी इधर उधर डोलते हुए बोलता है, कौन? तुम मुझे देखे देखे से क्यों लग रहे हो? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें देखकर कि ओए ओए? वांग जी कहते कहते ही गिर पड़ा। विंग उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मिस्टर लान, आप इतने पी क्यों लेते हैं? अगर आपसे चलते नहीं बनता तो। क्या मुसीबत है, कोई क्लू तो मिला नहीं, साथ में ये मुसीबत गले पड़ गई है मेरे। वांग जी कहता है, मुसीबत? क्या है मुसीबत? मुसीबत को सामने लेके आओ, मैं मार मार के उसके नूडल्स बना दूंगा। लेके आओ मुसीबत को सामने। मुसीबत कहाँ हो तुम? वांग जी खड़ा होकर सारे वॉशरूम्स के दरवाजे खोल के उसमें मुसीबत को ढूंढ रहा था। वो एक दरवाज़ा खोलता है जिसमें 2 लोग इंटीमेट हो रहे थे। उसे देख कर ना विंग दरवाज़ा बंद करता है। बोलता है, तुम मरवाओगे मुझे, खुद को पिटोगी, मुझे भी पिटवाओगे, मैं जा रहा हूँ तुम्हें यहीं छोड़कर। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के कहता है, तुम कौन हो? ओए, तुम मेरे ड्राइवर हो ना? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? फिर मुझे घर तक ड्राइव करो, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। जाओ। विंग जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर उसको दिमाग में एकदम से पंप कर जाता है कि अरे हाँ, वो वांग जी का इस्तेमाल कर सकता है अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए। उसके दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? इससे उसके दोनों काम हो जाएंगे। वांग जी के ऊपर उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरी चीज़, अपने नेफ्यू की इन्फॉर्मेशन भी उसे मिल जाएगी। वांग जी तो ढूंढ ही रहा होगा ना, और वांग जी यहाँ है तो वो पक्का उसी इंसान के बारे में क्लू लेकर आया होगा जिस इंसान के बारे में क्लू लेने के लिए विंग आया था। विंग को तो कुछ क्लू नहीं मिला, हो सकता है लान वांग जी को मिल गया हो। तो विंग वांग जी को वहाँ से उठाकर अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है और वहीं पर सोफे पर पटक देता है। वांग जी कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये मेरा बुक किया गया कमरा नहीं है, ये मेरा रूम नहीं है। तुम कौन हो? तुम मुझे किडनैप कर रहे हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? हाँ, बोलो। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। विंग वहीं बैठ करके पूछता है, मिस्टर लान, आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कौन तुम? मुझे नहीं पता। ओह, याद आया ना, कौन हूँ मैं, बताइए। अरे याद आया, तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो, तुम तो मेरे घर का बटलर हो। बटलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो खाना बनाना चाहिए घर पर। हाँ, शुशुर का प्रधान लो, मेरा नेफ्यू वेट कर रहा होगा, जाओ। विंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, मिस्टर लॉन, मैं आपका बटलर भी नहीं हूँ। ओह, बटलर भी नहीं हो तो तुम कौन हो? इधर आओ जरा, तुम्हारा चेहरा देखने दो मुझे, जरा आओ। विंग वांग जी के फेस के करीब जाता है। वांग जी अपने पाम में विंग के फेस को पकड़ के उसकी आँखों को, उसकी नाक को, उसके होठों को, उसके पूरे फेस को अच्छे से देखता है। फिर अचानक ही वो विंग के सर को अपने चेस्ट में रखकर कहता है, ओ मैं समझ गया, सॉरी बाबा, मुझे माफ़ कर दो। विंग वांग जी के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, पर वो छूट ही नहीं पाता, निकल ही नहीं पाता उसकी बाहों से। जिस तरीके से टाइटली वांग जी ने विंग को पकड़ रखा था ना, जकड़ रखा था, उस
चंगुल से छूटना विंग के लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। विंग कहता है, मिस्टर लॉन मुझे छोड़िए, मुझे सफोकेशन होने लगी है, मेरी सांसें रुक जाएंगी। क्या हुआ, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी? ऐसे क्यों बोल रहे हो? और तुम इतने बड़े कैसे हो गए? अभी तुम कुछ ही सालों के थे, इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए? विंग कहता है, अब तुम मुझे क्या समझ रहे हो लानवांग जी? ओए, बच्चे बड़ों का नाम नहीं लेते। तुम छोटे छोटे राघव, बच्चे बड़ों का नाम नहीं लेते। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? सचिन का कहाँ है? ब्रदर इन लॉ कहाँ है? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया यहाँ? मिस्टर लॉन, मैं आपका नेफ्यू भी नहीं हूँ। ओह, तो तुम कौन हो? मैं रिपोर्टर हूँ। ओह, तुम मेरे ऊपर स्पाई करने आए हो? तुम स्पाई हो ना? दूर हो, दूर हो, रिपोर्टर हो तुम, रिपोर्टर। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपके लिए यूनिवर्सिटी में स्पीच भी दी थी। वांग जी कहता है, अरे हाँ विभूषण। ऐसा बोलकर वांग जी पीछे लीन होकर अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठ गया। उसके एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस लग रहे थे। विंग कहता है, याद आया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए थे? किसी को ढूंढने आए थे क्या? कौन है वो? कहाँ से है? क्या नाम है उसका? क्या तुम्हें वो मिला कि नहीं? और उसका कोई कांटेक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ मिली क्या? ओह, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ? आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारी हेल्प की थी स्पीच देने में, तो तुम इतनी हेल्प तो मेरी कर ही सकते हो ना। अच्छा, तुमने इंटरव्यू नहीं लिया उसके बदले में? तुमने स्पीच दी उसके बदले में? हाँ, मैं क्यों मदद करूँ तुम्हारी अब? और तुम लगते क्या हो मेरे जो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? लगने में क्या है, रिश्ते तो जानकर बन जाते हैं, होते हैं ना, दिल से बनने वाले रिश्ते। तो हमारा रिश्ता तो दिल का हो गया है। अच्छा, कौन सा रिश्ता? नाम क्या है इस रिश्ते का? हम दोनों दोस्त हैं। नहीं मैं दोस्त को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। दोस्त मक्कार होते हैं, मतलबी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देना। तुम बैठो, मैं चलता हूँ, बाय बाय दोस्त। वांग जी उठने लगता है, पर विंग उसे खींच कर फिर एक बार सोफे पर बिठाकर कहता है, ला वांग जी, तुम्हें नहीं लगता इस कमरे में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है? ऐसा बोलते हुए विंग उस चीज़ का इस्तेमाल करता है जो वो अपने केसेस में कभी कभी ही करता था, सिडक्शन का। वांग जी को सड्यूस करने की कोशिश में विंग अपने पैरों को वांग जी की थाइस पर रखता है और अपने हाथ को वांग जी के नेक में रैप कर लेता है। उसके फेस को अपने फेस के करीब लाते हुए कहता है, मिस्टर लान, क्या अब भी आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे? वांग जी अपने हाथों को विंग के वेस्ट के राउंड लपेट लेता है, जिससे विंग को कन्फर्मेशन हो गई थी कि वांग जी उसके जाल में फंस गया है। एक तो वांग जी ड्रंक है, ऊपर से विंग इतना खूबसूरत भी है, और वो खुद वांग जी के ऊपर न्यौछावर होने को तैयार है। तो कौन सा अल्फा है जो भाग जाएगा? पर विंग के अरमानों पर पानी फेरते हुए वांग जी कहता है, नहीं दूंगा। क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? तुम्हारे अच्छे दिखने से इन्फॉर्मेशन का क्या सवाल है? हम दोनों है ही क्या? तुमने कहा हम दोनों दोस्त, मैं दोस्त को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। मैं कोई सेड्यूस नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं क्यों दूँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन? विंग को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को पी जाता है। एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, किसी एक व्यक्ति को बता सकते हो? मैंने कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने भाई को भी नहीं दी, अपने शुशु को भी नहीं दी, मैं किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं।
एक व्यक्ति को दूंगा ना। किसे किसे दोगे, जल्दी बताओ। अपने वाइफ को। मेरे वाइफ को मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी सर्च करूँगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुमसे शादी नहीं कर लूँगा। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के हाथों को अपनी वेस्ट से हटा देता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है, वेस्ट, फुल वेस्ट हो तुम लानवांग जी। मेरा दिमाग ख़राब था जो मैंने सोचा कि मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैंने ये सब कुछ सोच लिया, एज्यूम कर लिया। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं होगा, तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। वैसे तुम उसे देखने के लिए आए थे जो जो चिल्ड्रन की सेलिंग और बाइंग करते हैं, उन लोगों के बारे में ना? तुम्हें पता है कौन है वो लोग? नहीं बताऊंगा। तुम मुझसे शादी कर, मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा मजाक है, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला। सोच लो, फिर मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और मैं सबको बता दूंगा विवशान बार में गया था और उसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। मैं सबको बता दूंगा। तुम कैसे बताओगे? तुम्हें यह लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो यहाँ ऐसे जाऊँगा? देखो, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं पर कैमरा और माइक लगा है। तुम्हारी बातें और हरकत सब रिकॉर्ड हो गया। अब मैं कल तुम्हें दिखा दूँगा, तुम्हें मैं ऑनलाइन भेज दूँगा सारी चीज़ें, और मैं न्यूज़ पर भी टेलीकास्ट कराऊँगा। तुम्हारे चैनल को छोड़कर ये न्यूज़ की विभूषण ने ग्रेट लानवांग जी को सेड्यूस किया, हर एक न्यूज़ चैनल पे होगी। वांग जैसा बोलकर खड़ा होकर के फिर गिर गया। विंग का तो दिमाग सटक गया था कसम से। वो वांग जी के पास जाकर कहता है, लानवांग जी, क्यों ना तुम ये कैमरा और माइक मुझे दे दो। कहाँ लगा है वैसे ये कैमरा? तुम्हारे बटन में है क्या? मैं नहीं बताऊँगा। मैं क्यों बताऊँ, तुम हो कौन मेरे? लानवांग जी, तुम गुस्से करते हुए और भी क्यूट लगते हो। विंग, ऐसा ना हो लानवांग जी, कहीं इन्हीं क्यूट से हाथों से मत। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जहाँ पर विंग अपनी आंखें खोलता है ना, तो उसे आसपास कोई नज़र नहीं आता। विंग को यकीन नहीं था सुबह होते ही लानवांग जी भाग जाएगा, क्योंकि कौन ही अल्फा होगा जो ड्रंक होकर के किसी ओमेगा को प्रॉमिस करेगा और सुबह होते ही उससे बोले कि हाँ चलो शादी करते हैं। विंग को पूरा यकीन था लानवांग जी भाग गया है। विंग वहाँ से उठता है और सीधा वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। वो वॉशरूम में अपनी आंखें बंद करके बस फ्रेश हो रहा था। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि कोई और इंसान उसे देख रहा है। जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो तुरंत अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने लानवांग जी खड़ा था। लानवांग जी विंग को अपने आप को छुपाते हुए देखता है ना, तो वो तो अपनी आंखें तुरंत मोड़ लेता है। वो ब्रश कर रहा था। ब्रश करते हुए ही वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग भी कहता है, हाँ गुड मॉर्निंग। वांग जी ब्रश करके और अपना माउथ वॉश करके तुरंत बाहर भाग जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही विंग अंदर से उसे साइलेंट मोड में इतनी सारी गालियां देता है ना। दूसरी तरफ वांग जी को इतना एम्बैरसमेंट महसूस हो रहा था कि वो बता नहीं सकता। वांग जी अपने फेस को छिपाकर सीधा नीचे बैठ गया था। ओह गॉड, क्या हो गया ये? वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था कि विंग अंदर था। उसने दरवाज़ा खोला और तुरंत जाके वो ब्रश करने लगा। उसे तो ध्यान तब गया जब उसे बदबू आई और जब उसने सामने देखा तो विंग अलग ही पोजीशन में था, अलग सिचुएशन में था। वांग जी से देखा नहीं गया। वांग जी ने विंग को पॉटी करते हुए देखा। लिटरली वांग जी को ना अपने ऊपर इतनी एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही थी कि वो आँख उठाकर विंग से अपनी नज़र नहीं मिला सकता है। दूसरी तरफ विंग जोर से लग रहा था कि अब वो बस इसी सिंक के पानी में डूब करके मर जाए। कितना कैसी हरकत है ये? ओ गॉश। अब हम यहाँ से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग अभी भी अंदर से बाहर निकल कर नहीं आया और वांग जी को अंदर जाना है, उसे भी फ्रेश होना है। वांग जी बड़ी हिम्मत के साथ दरवाजे पर नॉक करता है। विंग जो अंदर बैठ करके अंदर टहल रहा था और सोच रहा था कि वो बाहर कैसे निकले। उस नॉक की आवाज़ सुनकर वो कहता है, कौन?
मुझे अंदर जाना है, तुम बाहर निकलोगे? 2 मिनट। विंग 2 मिनट का क्या कर, फिर से 5 मिनट के लिए अंदर ही बैठा रहता है। फिर वो खुद से कहता है कोई बात नहीं है, मैं इतना एम्बैरस क्यों हो रहा हूँ, गलती मेरी थोड़ी है, गलती तो लानवांग जी की है, वो खुद अंदर आ गया था, मेरी गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है। पर मैं बाहर कैसे जाऊँगा, देखा तो उसने मुझे है ना, मैं कैसे करूँ कुछ। एक काम करता हूँ, वो अंदर आएगा ना, मैं दरवाज़ा खोल के उसे देख लूँगा, उसे भी एम्बैरसमेंट होगी। फिर विंग अपने आप को चपेट लगाते हुए बोलता है क्या बकवास सोच रहा है विंग, तू कितना घटिया सोचता है। फिर विंग गहरी सांस छोड़ता है, दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है। वांग जी विंग को नहीं देख रहा था, विंग वांग जी को नहीं देख रहा था। वांग जी वॉशरूम के अंदर जाने से पहले कहता है तुम भागना मत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रोके रहना। विंग भागने वाला था भी नहीं, विंग को अपने नेफ्यू के बारे में पता करना है। वांग जी ने लोकेशन ट्रैकर लगाया है ना, तब उसे वो पता करना है GPS के थ्रू कि वो लोग कहाँ पर है, किस जगह पर पहुँचे हैं, इसलिए विंग नहीं भागेगा। कुछ देर बाद वांग जी वहाँ से बाहर आता है। अब सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल थी। विंग पुराने इंसिडेंट को इग्नोर करते हुए सीरियस होकर बैठा था और वांग जी भी वहीं आकर बैठ गया। वांग जी अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा था। विंग को लग रहा था कि कहीं ये नोट तो नहीं निकालेगा वो जो मैंने कल ऐसे साइन करके दिया था। प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं वैसे ही एम्बैरेस्ड हूँ, और तुमने शादी करने वाली बात तो मैंने बस यूँ ही कह दी थी क्योंकि तुम नशे में थे, अब मत निकालना। पर विंग के अरमानों पर पानी फेरते हुए वांग जी GPS ट्रैकर निकालता है और कहता है देखो ये लोग अभी यहाँ पर हैं, अब हम इनका पीछा नहीं करेंगे। क्यों? मैंने GPS लगाया है ना, और हमें उनकी बातें सुनाई देंगी। अभी तक तो कोई कुछ बात कर नहीं रहा है सीरियसली, देखो वो लोग सुनते हैं तो कोई भी उनके काम की बात तो थी नहीं। वांग जी कहता है इसलिए अभी हम इसका कोई एक्शन नहीं ले सकते, पर बहुत जल्द जैसे ही ये लोग एक्शन लेंगे हम तुरंत धावा बोल देंगे। किसकी हेल्प लेने वाले हो तुम? और किसकी? कॉप्स की? तुमने कॉप्स को ये बता दिया है? कॉप्स को ये पहले से पता है, ये केस मैं ही उनके पास लेकर गया था और वो हमारा साथ देंगे। तुम चिंता मत करो, ये काम बहुत प्राइवेटली होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम वैसे सच में इस बच्चे को ढूंढने चाहते हो और नहीं तो क्या, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब तुम्हें लोगों की मदद करके, लोगों का फ़ायदा करके मिलेगा ही क्या? क्या तुम उनसे पैसे लेते हो? वांग जी कहता है मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था, मुझे सुकून मिलता है ये सब करके, अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, मेरा भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे शुशु बिजनेस में लग गया और मेरी खुद की कंपनी है, सो मुझे पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरी लाइफ में। ऐसा बोलकर वांग जी फिर एक बार अपने काम पर ध्यान देने लगता है। विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था, कल रात को इतना क्यूटली एक्ट करने वाला लानवांग जी सोबर होते ही इतना खड़ूस बन जाता है। विंग को तो वो रात वाला वांग जी ज़्यादा पसंद है। विंग सोच रहा था कि रात वाला वांग जी कितना क्यूट है। फिर विंग खुद से ही खुद को मन में डांटते हुए कहता है क्या सोच रहा हूँ मैं, वांग जी और क्यूट, और मुझे ड्रंकन वांग जी पसंद है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग घूमता जा रहा है। वो लोग वहाँ बैठ कर के बस कुछ देर बातें करते हैं। कुछ देर बाद वांग जी किसी को कॉल करके बुलाता है। उस इंसान को वो अंदर लेकर आता है तो विंग शॉक में था। ये वही इंसान है जिसने उस दूसरे डीलर के साथ कल एक बच्चे को मांगने की, मतलब बाय करने के लिए डील की थी। वांग जी कहता है तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? वो इंसान कहता है मुझे किसी ने नहीं देखा है, सो आई एम हियर। वेल ये कौन है? विंग, वी वुशान। ओह तो ये वो है याद आया मुझे। वांग जी कहता है हाँ जो भी याद है उसे आप अपने पास ही रखना। जियांग वुशन, इसका नाम है नी हुसैन, ये हमारा सीक्रेट एजेंट है जो उन लोगों के साथ में पर्सनल डीलिंग करेगा और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन खुद बताएगा, और इस पर कोई शक ना हो इसके लिए मैंने GPS ट्रैकर लगा रखा है उस डीलर के बॉडी में। तुमने कहा बॉडी में, बट कल तुम तो बस वाइन देते हुए टकराए थे, तुमने बॉडी में कैसे GPS लगाया? शुयांग कहता है इस बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि GPS उसकी बॉडी में लगा है जिसे वो नहाकर धोकर किसी भी तरीके से बाहर निकाल नहीं सकता है, सो डोंट वरी।
तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग को चिंता कैसे ना करे, वो उसे चिंता है, उसका नेफ्यू वहाँ है भाई, वो कैसे चिंता ना करेगा। इस चीज़ की उसे बहुत 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 ज़्यादा चिंता है, पर वो चिंता करने के अलावा कर ही सकता है। उसे लान वांगजी की हेल्प लेनी पड़ रही है। इवेंचुअली उसे उस इंसान की हेल्प लेनी पड़ रही है जिससे वो कभी भी मदद नहीं लेना चाहता था, पर वो क्या कर सकता है, हेल्प तो उसे लेनी होगी। वांग जी विंग से कहता है, हमें अब एक और चीज़ की ज़रूरत है। विंग कहता है, कौन सी चीज़? अब किसी को तो उनके ग्रुप में अंदर जाना होगा। न्यू सन उन डीलर से बात करेगा तो हमें बच्चे के बारे में पता चलेगा, पर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो उन सब की अटेंशन अपनी तरफ ले सके, तो डीलिंग के दौरान हम उन पर सीधा हमला कर सके, पूरी रेड डाल सके। इसके लिए किसी न किसी को तो वहाँ पर मौजूद होना होगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग कुछ देर में सोचता रहता है कि कौन ऐसा कर सकता है। न्यू सन और वांग जी दोनों विंग को देख रहे थे। विंग कहता है, तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? मैं ये काम करूँगा? मैं उनका ध्यान कैसे अपनी तरफ करूँगा? वांग जी अपना गला साफ करके कहता है, वो जैसे कल रात तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा था वैसे ही। लान वांग जी तुम्हें मैं क्या करूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे सब कुछ याद है, पर मायने वो नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि तुम सच में बहुत अच्छे से सेड्यूस कर लेते हो, तो तुम्हें जा कर के ये काम करना होगा। विंग को इतनी ज़्यादा गुस्सा आई थी ना, वो अपने पास से कोई सामान ढूंढ रहा था जिसे उठा करके वांग जी का सर फोड़ दे, पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता है। फाइनली विंग को मनाने के बाद में शुयांग कहता है, तो तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा, एक बार डांसर बनकर, और याद रखना तुम्हें पोल डांस करना है। आता तो है ना? विंग कहता है, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, कोई पोल डांसर नहीं हूँ जो मुझे ये सब कुछ आता होगा। कोई डांस तो आता होगा ना? ठीक है। शुयांग और विंग अब एक साथ थे कार के अंदर। विंग कहता है, तुम मुझे सच सच बताओ, ये सब कुछ कोई चाल तो नहीं है ना? शुयांग कहता है, कोई चाल नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन को जुटाने में हमें पूरे 2 साल का समय लगा है, जो तुम्हें हमने इतनी जल्दी बता दी। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत टाइम लगा। मैंने उन लोगों से काफ़ी सारे बच्चे ख़रीदे हैं अब तक। मुझे उनका सोर्स नहीं पता था, क्योंकि उनके फील्ड में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। इवेंचुअली मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ और अब वो लोग मुझे डीलिंग के लिए अपने पास बुला रहे हैं। पहले वो बच्चे मुझे डिलीवर किया करते थे, अभी मुझे उनका अड्डा पता चलेगा, और जैसे ही लोकेशन पता चलेगी हम लोग हमला कर देंगे। उन लोगों को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं पेमेंट टाइम पर करता था और उन बच्चों की सिचुएशन भी उन्हें दिखाता रहता था कि पिछले बच्चे का मैंने इतने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया, पर असल में तो मैं उन्हें उनके घर वालों के पास पहुंचा देता था। विंग कहता है, तुम ये इलीगल काम कर रहे हो इतने सालों से, और तुम्हारे साथ कॉप्स भी मिले हुए हैं। शुयांग कहता है, न्यू हुसैन कहता है, और नहीं तो क्या कॉप्स ढूंढ सकते हैं उन बच्चों को? अगर वो कुछ लीगल काम करके उन बच्चों को ढूंढ सके तो ढूंढे जाकर, अगर उनके अंदर वो दम है तो। वो खुद नहीं कर सकते, वो खुद उतने कैपेबल नहीं है, इसलिए हम लोगों का सहारा लेते हैं। एक बात बताओ, लान वांग जी का प्लान है ये सब कुछ? शुयांग न्यू हुसैन कहता है, और नहीं तो किसका होगा। वैसे मुझे लगा नहीं था कि ज़िंदगी में वो कभी तुमसे मिल पाएगा। विंग के पूछने पर, मतलब क्या है तुम्हारा? न्यू हुसैन कहता है, मतलब ये कि हमेशा वो कहता रहता था कि ज़िंदगी में एक बार तो तुमसे ज़रूर मिलेगा, तुम उसकी इंस्पिरेशन हो और वो तुम्हें एडमायर करता है। पर मुझे लगा नहीं था कि वो तुमसे सच में कभी मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है कि वो किसी से अपने एक्सप्रेशन शेयर नहीं करता और ना ही उनसे ढंग से बात करता है। मुझे लगा नहीं था कि वो इस केस में तुम्हारी हेल्प ले पाएगा। वो मुझे एडमायर करता है, इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? उप्स, मैंने गलत बोल दिया फिर। विंग कहता है, हे, अगर तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, आई स्वेयर मैं लान वांग जी को सब कुछ बता दूंगा। न्यू हुसैन कहता है, ऐसा मत करना, वो बहुत खतरनाक है, मुझे मार डालेगा वो, मुझे उससे डर लगता है। विंग कहता है, तो फिर तुम मुझे बताओ पूरी बात क्या है? न्यू हुसैन कहता है, असल में जब से वो स्कूल में था तब से वो तुम्हारा नाम सुनता आ रहा था और वो तुम्हें एडमायर करते हुआ आया है। उसका बहुत मन था कि किसी एक केस को वो तुम्हारे साथ मिलकर सॉल्व करे,
और उसे कोई केस मिल ही नहीं रहा था जिसमें उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़े। फाइनली हमें एक केस मिला जिसमें हम लोग तुम्हारी हेल्प कर लेना चाहते थे, पर उसे पता था अगर वो डायरेक्टली जाकर तुमसे बात करेगा ना तो तुम नहीं मानोगे। तो फिर उसने ये सब कुछ प्लान किया है मुझे अपने केस में लाने के लिए। न्यूसन कहता है बताना मत, पर हाँ ये सब कुछ उसका प्लान था, उसके ऊपर तुम्हारा रिसर्च करना, तुम्हारा उसके पास आना। वरना तुम्हें लगता है कि लान वांगजी तुम्हें सीधा उसकी कंपनी के बाहर अपनी कार्ड लेकर मिल जाएगा, जिससे अपॉइंटमेंट लेकर लोगों को मिलना पड़ता है, वो तुम्हें यूं ही मिल जाएगा सड़क पर। विंग को समझ आता है कि हाँ ये बात तो सच है। उसने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि लान वांगजी जैसा इंसान जिससे मिलने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उससे विंग इतनी आसानी से इतनी बार कैसे मिला? कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। विंग कहता है मतलब ये 2 मीटिंग्स जो मैं उससे मिला हूँ वो सब उसका प्लान किया हुआ था। बिल्कुल प्लान किया हुआ था, पर तुम प्लीज़ उसे मत बताना। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लिटरली उसे बहुत 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 गुस्सा आ रहा था। ये लान वांगजी को ना वो छोड़ेगा नहीं, बस एक बार ये केस सॉल्व हो जाए। विंग कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आई, फिर से मुझे 2 साल में कांटेक्ट क्यों नहीं किया, अब क्यों कांटेक्ट किया जब इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। न्यूसन कहता है किसने कहा सारी इन्फॉर्मेशन है? सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन है और हम फेल हो सकते हैं, पर तुम हमारे साथ रहोगे ना तो हम फेल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तुम सिचुएशन संभाल ही लोगे। विंग का तो मन कर रहा था सच में जाकर ना वो वांगजी को गोली से उड़ा दे। उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अभी विंग कुछ नहीं कर सकता। उसका नेफ्यू को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल भी हो रहा है ना, तो वो मन मार करके होने देगा। सीन शिफ्ट करके कुछ देर बाद का देखते हैं, लगभग रात का, जहाँ पर विंग बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुआ है और उसे बिल्कुल ऐसा अनकंफर्टेबल नर्वस फील नहीं हो रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। सामने वांगजी बैठा हुआ है। वांगजी कहता है तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत क्या थी? विंग ने कुछ वल्गर टाइप के कपड़े पहन रखे थे वांगजी के हिसाब से, पर बाहर के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट थे। विंग अपनी वेस्ट को थोड़ा हिलाते हुए लचकाते हुए बोलता है अच्छे तो है, और वैसे भी तुमने ही कहा था सबकी अटेंशन अपनी तरफ करनी है, तो जितने पहने हैं वो भी मुझे लगता है ज़्यादा है, इससे और छोटे कपड़े लेकर आने चाहिए थे। वांगजी को वो एकदम, उसे पता है ना अब कि वांगजी उसे पसंद करता है, एडमायर करता है, और अब तो वो उसके लिए प्रोटेक्टिव भी हो रहा है। तो विंग को बड़ा मज़ा आ रहा था अभी वांगजी के साथ छेड़खानी करने में, क्योंकि विंग को पता जो है सब कुछ, और वांगजी को हैरानी थी कि विंग उसे टीज़ करने की कोशिश कर रहा है। पर वांगजी को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विंग ऐसा क्यों करेगा, विंग ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, विंग को तो वांगजी बिल्कुल नहीं पसंद है। वांगजी कहता है तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी पहनो, तुम बिना कपड़ों के चले जाओ तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग कहता है ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, बिना कपड़ों के जाऊँगा तो लोग ज़्यादा अटेंशन देंगे और मुझे लगता है फिर उनकी नज़रें मुझसे हटेंगी भी नहीं। ठीक है, फिर मैं इसे हटा देता हूँ। विंग जैसे ही अपने ऊपर की जो टॉप था उसका क्रॉप टॉप, जो कि बहुत ज़्यादा थिन था, इतना थिन था कि वो इतना ट्रांसपेरेंट था कि विंग के बॉडी पार्ट्स ओपनली रिवील हो रहे थे, इतना थिन था। पर लिटरली वो थोड़े छुपे हुए तो थे कम से कम, वो भी विंग निकालने को अपना हाथ बढ़ाता है। वांगजी कहता है रहने दो, तुम एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, अगर किसी ने तुम्हारी पिक्चर ले ली तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारी इज्जत पूरी उतर जाएगी, इससे अच्छा तो मैं ये पहने रहूँ, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम निकाल कर जाओगे तो। विंग कहता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे वहाँ पे बहुत हैंडसम से अल्फ़ा होंगे, कोई ना कोई तो मुझे पसंद आ ही जाएगा, वैसे भी मैं कब तक सिंगल रहूँगा। वांगजी जब विंग को हैरान होकर देखता है, विंग को कब से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा। जितना उसे पता है विंग तो कभी किसी अल्फ़ा के बारे में ऐसा कुछ सोचता भी नहीं है, उसे तो अल्फाज पसंद ही नहीं आते हैं। पर यह क्या हो रहा है? दरअसल आप कितना भी किसी चीज़ से भाग लें, अगर वो आपके पास आनी होती है तो वो आकर ही रहती है, जैसे विंग के साथ हो रहा है। विंग ने हमेशा से कोशिश की है कि वो किसी के प्यार में नहीं पड़ेगा, अल्फाज से दूर रहेगा, पर किसे पता था कभी किसी दिन उसकी ज़िंदगी में वांगजी नाम का शख्स आएगा और आकर उसकी सोच को ही पलट देगा। वो कुछ मोमेंट्स जो विंग ने कुछ 2 दिनों में वांगजी के साथ बिताए हैं, उन 2 बार में, उस मोमेंट में ही विंग को ऐसा लगा कि यह वो इंसान है जिसके बारे में एटलीस्ट विंग सोच सकता है। और इस बात की खबर विंग को है, विंग को पता है वो क्या कर रहा है, विंग इन सब चीज़ों से अनजान नहीं है।
विंग अपनी फीलिंग्स से अनजान नहीं है। उसे पता है वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, और वो अपनी फीलिंग्स को नॉलेज करता है। वो भागता नहीं है किसी भी चीज़ से, चाहे वो उसकी फीलिंग्स हो या सिचुएशंस हो, वो किसी चीज़ से नहीं भागेगा। अब फीलिंग्स किसी के लिए डेवलप हो गई हैं तो वो उन्हें मिटा नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता उनसे, बस वो उन्हें एक्नॉलेज कर सकता है और उसका सोल्यूशन ढूंढ सकता है। अगर वो इंसान सही है तो विंग खुद को एक मौका देने के बारे में सोच सकता है, और सही नहीं है तो वो उसे जाने देगा, और उसका कनेक्शन बिल्ड होने से पहले ही उससे काफ़ी दूर हो जाएगा विंग। ये उसने सोचा है, सिंपल सी बात है ये तो, और बहुत सही सोल्यूशन है, ऐसा ही होना चाहिए। वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी जो अब वहाँ पर जाकर बस आराम से सारी चीज़ों को देख रहा था, उसे सिग्नल देने का काम करना है। जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है उसे लोगों को बचाने का काम भी करना है। न्यू हुसैन भी जाकर बैठ गया था वहाँ पर जहाँ पर उसका डीलर आने वाला था, उस बच्चे को लेकर। विंग जो कि स्टेज पर चल करके डांस करने लगा था। विंग के डांस मूव्स इतने ज़्यादा खतरनाक थे, वांग जी को गुस्सा आ रहा था। विंग ऐसा डांस सबके सामने क्यों कर रहा है? खैर ये आइडिया भी तो उसी का था, उसने आइडिया दिया ही क्यों? पर इसके अलावा एक चीज़ जो वांग जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो था अपनी वो ब्राइट स्माइल जो विंग के डांस को देखकर आ रही थी, क्योंकि विंग का डांस सच में लाजवाब था, जो वांग जी को खुद भी पसंद आ रहा था। वांग जी का दिल ऐसे फुदक फुदक के डांस करने को हो रहा था, क्योंकि विंग इतना सुंदर है, ऊपर से उसका डांस तो पहले से ही अच्छा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वांग जी को विंग पसंद है, और जो पसंद है उसकी हर एक हरकत हमेशा पसंद आती है। कुछ देर बाद वहाँ पर डीलर भी आता है, जिससे न्यू हुसैन बहुत अच्छे से डील करता है। सब कुछ स्मूथली जा रहा था। विंग जो बहुत स्मूथली डांस भी कर रहा था, उसके होते हुए कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या, ये वांग जी का मानना था। सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो डीलिंग होती है, डीलर को पैसे मिलते हैं, और वो बच्चा जैसे ही न्यू हुसैन के पास आता है, विंग की नज़र उस पर पड़ती है। विंग को देखते ही समझ आ गया था ये उसका नेफ्यू है, पर विंग अपने फ्लो को नहीं बिगड़ने देता, बल्कि वो उसी डीलर के पास जाता है डांस करते हुए, और उस डीलर के हाथ को पकड़ के स्टेज पे बुला लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। वो डीलर जैसे जैसे विंग के बदन को छू रहा था, वांग जी का गुस्से का पारा चढ़ रहा था, पर अभी वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, चाहे भले उसे कितना ही गुस्सा क्यों ना आए। विंग भी जैसे ये टच डिस्गस्टिंग लग रहा था, पर अभी उसे एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि ये सिचुएशन गुस्सा करने वाली, इमोशंस में बहने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। विंग इतने सारे अल्फाओं से घिरा हुआ एक अकेला ओमेगा था वहाँ पर, और ऐसा होता है ना, भूखे शेरों के बीच में एक लोमड़ी आकर फंस जाए, वैसा हाल था। पर लोमड़ी चालाक होती है, विंग भी चालाक है। वो अपने आप को बचाते हुए बस सबसे डांस कर रहा था, सबके साथ में नाच रहा था। फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब वांग जी को सिग्नल देना था। सब लोगों का ध्यान विंग के ऊपर था, और अब वो सिग्नल दे सकता था। न्यू हुसैन भी बच्चे को सेव कर चुका था, और उसने आसपास के लोगों ने, मतलब जो उनके साथ आए थे कॉप्स, उन्होंने आसपास भी देख लिया था। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की डीलिंग होने वाली थी, और डीलर्स भी यहीं पर थे, तो ऑब्वियस ही बात है उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था। विंग को भी सिग्नल मिल गया था कि अब विंग को वहाँ से हटना है, ताकि फायरिंग स्टार्ट हो सके, लोगों को ज़ख्मी किया जा सके, ताकि ये लोग भागे नहीं और उन पर पलटकर वार ना कर सके। विंग ऐसा ही करता है। विंग नाचते हुए स्टेज के नीचे आ रहा था, लेकिन बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अब विंग को समझ आ चुका था वो यहाँ से भाग नहीं सकता, तो वो अपनी तरफ से सिग्नल देता है कि हम ना कर दें, वो यहाँ से नहीं हट सकता, वो हटेगा तो लोगों को शक हो जाएगा। वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो आगे बढ़ने वाला था विंग को बचाने के लिए, पर न्यू हुसैन उसका हाथ पकड़ के कहता है, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम देख नहीं रहे हो? वहाँ विंग अकेला है, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो तुम नहीं जाओगे तो वो सब कुछ संभाल लेगा। तुमने ही कहा था ना, तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है। तुम देखो हमारा काम इतने स्मूथली हो गया, अगर वो नहीं होता तो हम इतने आसानी से अंदर तक नहीं आ पाते। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, अपने लोगों से बात करके हम लोगों को अंदर तक लेकर आया है, वो हमारे कॉप्स को तक अंदर लेकर आया है। तुम्हें लगता है वो कुछ गड़बड़ होने देगा? पर उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, तुम देखो। तुम्हें कैसे पता उसके पास कोई भी हथियार नहीं होगा? वांग जी कहता है, उसने कपड़े कैसे ट्रांसपेरेंट पहन रखे हैं, वो हथियार छुपाएगा कहाँ? ऐसी कोई जगह है उसके पास जहाँ वो हथियार छुपा सके? मुझे लगता है लान वांग जी
तुम वी वुशान को जानते नहीं हो। जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है, जाना है, वो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है जो अपनी जान को खतरे में डाल दे। पर इस बार बात उसके नेफ्यू की है, उसने इसलिए सब कुछ सोचा होगा। ऐसा है क्या? न्यूसन के उस सरकास्टिक वे की टोन को वो समझ नहीं पाया। लिटरली उसे बहुत अजीब लग रहा था, घबराहट हो रही थी विंग को देखकर। विंग को कुछ हो ना जाए, उसे डर लग रहा है। विंग को इतने सालों तक उसने एडमायर किया है, और विंग जब उसके सामने है तो वो कैसे विंग को कोई खतरे में डाल सकता था। फायरिंग स्टार्ट होती है। वांग जी अब खुद को नहीं रोक पाता, वो आगे बढ़ता है विंग को बचाने के लिए। पता नहीं कहाँ से विंग के हाथ में एक पिस्तल थी, जिससे वो भी फायरिंग कर रहा था उन लोगों के ऊपर। वो पिस्तल कहाँ से आई वांग जी को नहीं पता था, पर तब तक देर हो चुकी थी। वांग जी स्टेज के बहुत करीब था। विंग वांग जी को देखता है और उसके आंखों से ही नज़र आ रहा था कि ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है। पर विंग को वांग जी को बचाना था, तो वो अपना हाथ बढ़ाता है, वांग जी को वहाँ से खींचते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था। विंग तो बाहर भाग गया था। भागते भागते वांग जी को एक गोली लग गई थी। वो गोली वांग जी के हाथ पर लगी थी। जैसे ही वो बाहर आते हैं, कार में बैठते हैं, तो वो लोग सेफ फील करते हैं। बाकी लोगों के लिए फायरिंग चल रही थी। कार को ड्राइव करके कॉप्स ने उन्हें काफ़ी दूर ला करके रोक दिया था। जहाँ पर वांग जी के हाथ से जो बुलेट थी, वहाँ से खून निकल रहा था। विंग कहता है, तुम पागल तो नहीं हो लानवांग जी? तुमने ये कौन सी हरकत की थी? तुम्हें सब कुछ दिख रहा था, जब सब कुछ साफ साफ सब कुछ सीन क्लियर हो गया था, फिर तुम कहाँ क्यों आए थे? वांग जी कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बकवास बंद करो अपनी। विंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी बेहोश होने का आ गया था। वो अपनी आंखें बंद करके कहता है, मैं मरने वाला हूँ। तुम मरने वाले? तुम्हें हाथ में गोली लगी, कहीं और भी लगी है क्या? वांग जी अपने दिल पर हाथ लगा के कहता है, शायद यहाँ भी लगी है। विंग कहता है, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें यहाँ गोली कैसे लगी, कब लगी? हॉस्पिटल चलो, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वांग जी विंग की गोद में सर रख लेता है। एक हाथ से वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और दूसरे हाथ को वो अपने उस जख्म पर रखता है, उसके शोल्डर पर, और उसे दबा कर रखता है ताकि खून जता ना भाई। विंग ने अपना हैंकरचीफ निकाल करके वांग जी के हाथ पर बांध दिया था टाइटली, ताकि वहाँ से खून ना बहे। वो वांग जी की शर्ट को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वांग जी कहता है, नहीं, हाथ मत लगाना, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ मत लगाना। तुम बेवकूफ़ हो, तुम वहाँ मेरे लिए गए थे ना? वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। किसी के लिए अपनी जान देना ये कोई सही चीज़ नहीं है। अगर वो तुम हो तो जान देना सही है विंग। विंग को बहुत टस्ट महसूस होता है ये सुनकर, बहुत ज़्यादा टस्ट महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ न्यूसन जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उस बच्चे को कॉप्स को दे दिया गया था, वो लोगों से संभाल लेंगे। विंग अभी वांग जी को लेकर जा रहा था। न्यूसन कार ड्राइव कर रहा था और उनके साथ में 2 कॉप्स और थे, क्योंकि उन्हें जाना ही होगा। अभी गोली लगी है तो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बिना कॉप्स के। न्यूसन को तो स्माइल करने को आ रहा था, वो स्माइल कर भी रहा था। उसे पता है ये नौटंकीबाज लानवांग जी क्या हरकत कर रहा है, उसे बच्चे से पता है। इसके हाथ में चोट बहुत स्लाइटली लग के गई है, इतना दर्द इसे होना नहीं चाहिए। लानवांग जी को पहले भी कई बार गोलियों का सामना करना पड़ा है, पर उसने ऐसी हरकत आज से पहले कभी नहीं की। अभी तो विंग है ना, आ रहा है अच्छे समझ में न्यूसन को कि ये कौन सी हरकत है। आगे हॉस्पिटल के सामने कार रुकती है। विंग तुरंत भागते हुए जाता है। विंग को बाहर निकलते हुए देखकर वांग जी अपना हाथ रोकता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर विंग को रोकने की कोशिश करता है, पर विंग तो बाहर निकल जाता है। न्यूसन कहता है, क्या हुआ मिस्टर लान? वांग जी कहता है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो ऐसे ही बाहर चला गया, उसने बेयरली कुछ पहन रखा है। न्यूसन कहता है, ओह, तो तुम्हें अब समझ आया उसने बेयरली कुछ पहन रखा है? पर देखो वो कितना परेशान है तुम्हारे लिए, सीधा भाग गया बाहर बिना इस बात की परवाह किए कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। लोगों से ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे उसके बारे में। देखो, वांग जी कहता है, तुम्हें तो सब कुछ पता था ना, तो तुमने उसे क्यों जाने दिया? न्यूसन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए उससे। तुमने पहले भी झूठ बोला है और दोबारा झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें अपने सीने में चोट लगी है। उसे पता चला ना कि तुम्हें बस तुम्हारे शोल्डर पे चोट लगी हो, पहले भी तुमने कई बार ऐसी गोलियां खा रखी हो और तुम्हें कोई असर नहीं होता है, तब तुम देखना क्या होगा तुम्हारा। विंग उस समय तक आ चुका था, विंग ने ये सब कुछ सुन लिया था। विंग फिर भी वांग जी को बाहर निकालता है और उसे वहीं उस डॉक्टर को सौंप कर वो बाहर आ गया था। विंग कार के अंदर बैठता है और बोलता है, अपना फ़ोन दोगे? न्यूसन अपना फ़ोन देता है। विंग अपने
जो वेन्निंग है उसे कॉल करता है, उससे कपड़े और कार लाने के लिए कहता है। वेन्निंग के पहुंचने पर विंग उस कार में बैठ के निकल गया था बिना पीछे किसी को देखे, वेन्निंग को वहीं छोड़कर। न्यूसन वेन्निंग को देखकर कहता है, तुम्हें पता है ये कहाँ गया है? वेन्निंग कहता है, मुझे कभी कुछ नहीं पता था, वैसे भी मैं तो बस एक हफ्ते से उसके साथ काम कर रहा हूँ, अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ ना। न्यूसन वेन्निंग के गले में हाथ डालकर कहता है, अभी अभी ज्वाइन हुए हो, वैसे तुम्हें वो मिला जिसके लिए तुम गए थे? वेन्निंग कहता है, मुझे जियांग चेंग का फ़ोन नंबर मिल गया है। न्यूसन कहता है, ये हुई ना बात, देखो मिल ही गया। स्कूल टाइम से तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, फाइनली तुम उससे मिल भी लिए और उसका फ़ोन नंबर भी मिल गया। न्यूसन कहता है, पर उसने स्कूल टाइम से मुझे कभी नोटिस नहीं किया था, अब जाके नोटिस किया है, वो भी मेरे बॉस की वजह से, विंग की वजह से। न्यूसन वेन्निंग के सर पर मारते हुए बोलता है, बढ़िया है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। अब फाइनली तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं सिंगल हूँ, मुझे बख्शो, फाइनली अब तुम्हें भी कोई मिल जाएगा, मुझे छुटकारा मिला अब तुम दोनों से। तुम दोनों हमेशा मुझे परेशान करते रहते थे, मेरे हस्बैंड और मुझे हमेशा कॉल करके बस बुलाते रहते थे, परेशान करते रहते थे, अब जाकर मुझे फुर्सत मिलेगी। यहाँ से हम थोड़ा स्टोरी को जान लेते हैं, असल मामला क्या है। असल में वांग जी को हाई स्कूल में जब उसने ये सब कुछ चालू किया था अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उसने ओमेगास पर रिसर्च की थी, तब उसे एक ऐसे ओमेगा के बारे में पता चला था जो स्कूल में है, और वो स्कूल में लोगों को ओमेगास को अपनी ज़िंदगी जीने के मायने बताता है, असल में ज़िंदगी कैसे जीते हैं, किसी अल्फ़ा के बिना भी खुश रहा जा सकता है, अकेला रहा जा सकता है, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है, ये सब बताने वाले इंसान के बारे में सुना था। वांग जी ने ज़्यादा पता किया तो उसे उसका नाम पता चला, जियांग वुशियन, जिसका बर्थ नेम विंग था। तब से वांग जी विंग को फॉलो करते हुए आया था कि ओमेगा सच में बहुत यूनिक है, पर कभी भी वांग जी ने जाकर खुद से विंग से बात नहीं की, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला, बिना रीज़न के वो बात करना नहीं चाहता था। तो क्या बात करेगा? क्या ये कहेगा कि वो विंग को एडमायर करता है, और जबकि उसने सुन रखा है कि विंग अल्फ़ाओं से दूर रहता है, वो कम ही उन लोगों से मिलता है, और मिलता है तो रेयरली ही बातें करता है, और एडमायरेशन वाले लोगों को तो वो आंख उठाकर देखता भी नहीं है। तो पक्का वांग जी भी इग्नोर हो जाएगा विंग से। इवेंचुअली उसे बाद में मौका मिला। दूसरी तरफ था वेन्निंग का हाल भी यही था। वेन्निंग जो वांग जी के साथ रहता था, वांग जी ने विंग के बारे में वेन्निंग को बताया, और वेन्निंग की क्यूरियोसिटी विंग के बारे में जानने के लिए जागी। विंग के बारे में जानने के लिए उन लोगों ने कुछ दिन तक विंग को फॉलो किया, और उसके साथ साथ वेन्निंग की नज़र गई विंग के बड़े भाई पर, जियांग चेंग पर, और उसे देखते ही पहली नज़र का प्यार जैसे वेन्निंग को हो गया था। वेन्निंग हमेशा उसे एडमायर करते हुए आया था, उसे दूर से देख करके पसंद करते हुए आया था, पर पास जाना उसे गवारा नहीं था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वांग जी नहीं जा रहा है, वांग जी एक ओमेगा के करीब नहीं जा रहा है, तो वेन्निंग एक अल्फ़ा के करीब कैसे जा सकता है, जबकि वो खुद एक अल्फ़ा है। अल्फ़ा होकर दूसरे अल्फ़ा के लिए फीलिंग्स रखना, क्या ये सही होगा? उसे नहीं पता था, उसे समझ ही नहीं आता था, लेकिन विंग की बातें सुनकर उसे इनकरेजमेंट मिलता था कि प्यार तो प्यार होता है। और विंग के दोस्तों के बारे में भी उसे पता था, जो दोनों ओमेगास हैं और दोनों लवर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है विंग इस चीज़ को सपोर्ट करता होगा, लेकिन क्या उसका भाई सपोर्ट करता होगा, नहीं पता था। फाइनली वेन्निंग की दोस्ती जियांग चेंग से हुई है। फिर था शाओ शिनचन, नहीं, न्यू होसन ऑलरेडी मैरिड है। उसका हस्बैंड हमेशा शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठा रहता था कि क्यों वो दिन भर गायब रहता है, रात में भी कभी कभी घर नहीं आता, और उसका रीज़न था उसके ये कमीने दोस्त, जो हमेशा उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए ले जाया करते थे, और वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम ही नहीं बिता पाता था। वो तो भगवान से प्रार्थना करते हुए आया था कि किसी दिन बस इन दोनों को इनका प्यार मिल जाए, ताकि उसे फुर्सत मिले इन दोनों से, और वो भी रात में अपने प्यार के साथ में टाइम स्पेंड कर सके, वरना ये दोनों उसे चैन से रहने ही नहीं देंगे, कोई ना कोई नया केस लेकर आएंगे और फिर से उसे उस केस में फंसा लेंगे। फाइनली उसे वो इंसान मिल गया था, तो वो खुश था। वैसंग का पार्टनर है मोशन न्यू, जो बहुत शांत किस्म का इंसान है। वो किसी से लड़ाई नहीं करता है सिवाय एक इंसान के, वो है न्यूसन। वो न्यूसन से जी भर के, जी तोड़ कर लड़ता है, और किसी से वो ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करता है। बैक टू प्रेजेंट,
विंग जो भी अकेला है घर पर, वो अपनी सुजय के पास क्या है। सुजय को उनका बेटा मिल चुका है। यान ली विंग की तरफ देखकर कहती है, विंग रहने दीजिए सुजय, आप जो कहना चाहती हैं मैं वो सुनना नहीं चाहता। आपको आपका बेटा मिल गया है, मुझे मेरा नेफ्यू, बस यही काफ़ी है। वैसे भी आप मुझे कभी कोई कैपेबल समझते ही नहीं हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। विंग बात वो नहीं है, बात कुछ और थी। जो भी बात थी वो मुझे नहीं जाननी है। बात ये मायने रखती है कि अब आपका बेटा आपको मिल चुका है। अगर आप मुझे पहले बता देती तो ये पहले ही मिल जाता। जितना कुछ इस बच्चे ने सहा है वो सब कुछ इसे सहना नहीं पड़ता। जो कुछ उसने झेला है वो कुछ उसे झेलना नहीं पड़ता। आप देखिए इसके बदन पर कितने चोटों के निशान हैं। मारा पीटा गया उसे, वो तो शुक्र है। इसके हाथ पैर नहीं काटे, कोई किडनी कोई लीवर निकाला नहीं गया, दिल इसका बेचा नहीं गया, इसकी आंखें नहीं निकाली गई। विंग क्या हुआ सच्चे? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर आप देर करती तो यही होता, कोई और इसकी डील करता, और मैं कहना भी नहीं चाहता। अच्छा है, अब आप आपके परिवार में खुश रहिए और मैं अब इस घर में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक भी नहीं होना चाहिए। आप और गगा रहिए यहाँ, मॉम एंड डैड को रखिए, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। विंग ये बोलकर वहाँ से निकल गया था। यान ली की आंखों में आंसू थे। जिशुआन यान ली के आंसू को पोंछते हुए कहता है, आली रो मत, वो जल्दी समझ जाएगा, तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं था। जियांग चिंग कहता है, गलत नहीं था पर गलत हो गया है। मैंने पहले भी कहा था सुजय, उसे अगर बाद में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा और उसे मनाना आपके बस की बात नहीं होगी। पर आपने मेरी बात मानी ही नहीं, तो मैं क्या करती? क्या मैं उसे सच बता देती? और अगर मैं उसे सच बताती तो तुम्हें पता है ना क्या होता। वो नहीं मानता, वो किसी की नहीं मानता, कुछ ना कुछ गलत कदम उठाता, और अगर उसे कुछ हो जाता तो वो पूरा जी जान लगा देता। मुझे पता है वो अपनी पूरी जान लगा देता, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता तो, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। सुजय आपको सच में उस पर भरोसा नहीं है। इस बार भी आपके बेटे को वही ढूंढ कर लेकर आया है। आप घूम फिर कर उसी के पास आ गई। मैंने पहले ही कहा था, उसे बता देते तो सब कुछ ठीक हो जाता, इतना टाइम लगता ही नहीं। विंग वहाँ से चला गया है, ये सोच कर ही जियांग चिंग को बुरा लग रहा था। जियांग चिंग के मन में एक ही इंसान तो है अब, वह है उसका भाई। उसके भाई को वो बचपन से बहुत प्यार करते हुए आया है। उसकी बातें अजीबोगरीब हुआ करती थी पहले, जो वो सुना करता था कि ओमेगास को ये हक होना चाहिए, वो हक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इक्वलिटी मैटर करती है। वो चीज़ है वो बस विंग के मुँह से सुनता था और इसमें ही उसे बहुत रिलीफ मिलता था। जियांग चिंग की नज़रों में जियांग चिंग एक अच्छा भाई है, यान ली से तो अच्छा भाई है, क्योंकि यान ली ने जहाँ विंग की बातों को एकदम बेकार कहा, वहीं जियांग चिंग ने उसकी बातें सुनी तो हैं, एटलीस्ट सुनी है, और अब उसे समझ भी आती हैं कि विंग असल में चाहता क्या है। उसे समझ आता है कि सच में ये लोग ना विंग को बराबर का नहीं समझते। यान ली ने एक अल्फ़ा की हेल्प ली, उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक अल्फ़ा उसकी हेल्प कर सकता है, पर विंग की नहीं ली, क्योंकि उसे लगा था कि विंग एक ओमेगा है तो क्या ही हेल्प कर लेगा। पर इवेंचुअली इन द एंड विंग ही सब कुछ करके गया है। जियांग चिंग भी वहाँ से निकल गया था विंग को ढूंढने के लिए। जियांग चिंग ने विंग को हर जगह ढूंढ लिया था, ऑलमोस्ट हर जगह, पर विंग उसे कहीं भी नहीं मिला। बेचारा चैंग अब परेशान हो गया था कि पता नहीं विंग चला कहाँ गया। दूसरा विंग का सीन देखते हैं। विंग जिसके आसपास ना काफ़ी सारे टिश्यू पेपर्स पड़े हुए हैं, और वो शुयांग और शिनचैन के घर पर ही है। वहाँ पर वो टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछते हुए, अपनी नाक साफ करते हुए वहाँ पर टिश्यू पेपर्स को बस फेंके जा रहा था। शुयांग कहता है, विंग बताएगा भी क्या हुआ है? शिनचैन कहता है, एक काम करता हूँ, मैं कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ, मुझे नहीं लगता तुम कुछ खाए बगैर यहाँ से जाओगे। विंग कहता है, तुम दोनों मुझे ताने कस रहे हो। तुम लोगों को पता है इस दुनिया में हर किसी ने मुझे धोखा दिया है, हर कोई मुझसे झूठ बोलते हुए है। पहले मेरे घर वाले झूठ बोलते थे, अब तो बाहर वाले भी झूठ बोलने लगे। कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है, सब मुझे झूठ बोलते हैं। शुयांग को तो हैरानी हो रही थी, विंग सच में रो रहा है? कैसे हुआ ये चमत्कार? वो कभी नहीं रोता है, बड़े रेयर चांस होते हैं विंग को आंसू निकालते हुए देखना। शुयांग का तो मन कर रहा था वो वीडियो शूट कर ले, पक्का वो विंग को बाद में दिखाएगा। उसने अपना फ़ोन निकाल भी लिया था, लेकिन शिनचैन ने उसे छिड़ा कर रख दिया, छीन कर रख दिया, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता है विंग को गुस्सा
दिलाना वो बिल्कुल नहीं चाहता। सिंचन विंग के पास बैठकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर बात क्या है? अगर तू बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? विंग कहता है, तुम लोगों को पता है वो लान वांगजी जिसके बारे में मुझे रिसर्च करने के लिए मिला था, वो मुझे एडमायर करता था, वो मुझे एडमायर करते हुए आया है बचपन से। शुयांग हैरान होकर कहता है, क्या? वो तुझे एडमायर करते हुए आया है? वो तेरा एडमायरर है? हो, क्या इन्फॉर्मेशन आता है ये? फिर तू रो क्यों रहा है? सिंचन को भी समझ नहीं आता है, पर सिंचन पेशेंस के साथ कहता है, अगर तू उसे बोलने देगा ना तो उसे समझ आएगा कि आखिर विंग रो क्यों रहा है। विंग, पूरी बात बता। विंग कहता है, उसने मुझसे कितना बुरा बर्ताव किया ना, मुझे बाद में पता चला। उसके एक दोस्त से जिसका नाम न्यू हुसैन है, उससे मुझे पता चला कि वो मुझे एडमायर करती हुआ आया है, वो भी बचपन से। इसके अलावा उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था और वो जानबूझकर मुझसे टकराया। उस दिन मैंने उसका इंटरव्यू जानबूझकर नहीं लिया, उसकी चाल थी वो सब कुछ करना। उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझसे झूठ बोला। शुयांग कहता है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अगर वो तुझे एडमायर करता है और उसने चाल चल के तुझसे मिलने की कोशिश की, ठीक है, तुझे गुस्सा करना चाहिए, पर रो क्यों रहा है? विंग कहता है, उसने मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर निकालने में हेल्प की, मेरा इस्तेमाल किया उसमें भी उसने, मेरे करीब आने के लिए उसने ये रीज़न भी चुन लिया। ठीक है, तो फिर उस मिशन पर उसे गोली लगी, वो मुझे बचाने के लिए आया। मुझे लगा वो मुझे कितना एडमायर करता है ना, मेरी वजह से उसे गोली लगी। फिर मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, उसने कहा उसको अपने हार्ट में पेन हो रहा है, वहाँ भी उसे गोली लगी है। उसके शोल्डर पर मैंने अपना हैंकी बांधा था। जब मैंने उसकी शर्ट निकाल कर खोलने की कोशिश की ना, तो उसकी शर्ट खोलने की कोशिश की, हाँ, चोट देखने के लिए। उसने मना कर दिया कि उसे दर्द होगा। जब मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए अंदर गया हॉस्पिटल में, वार्ड बॉय को लेने के लिए, ताकि वांगजी को कोई निकाल सके, मैंने न्यूसन और वांगजी का कन्वर्सेशन सुना कि उसने मुझसे झूठ बोला। उसे उसके हाथ में चोट लगी है, वो भी थोड़ी सी। उसके चेस्ट में कोई चोट नहीं लगी है और उसे पहले भी कई बार गोलियां लगी हैं। उसे दर्द नहीं होता ज़्यादा, वो बस मेरे सामने नाटक कर रहा था, सिंपैथी गेन करने के लिए। चालबाज कहीं का, इतनी चालें चल रहा था मेरे ऊपर। फिंग, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। चालें उसने चली, सब कुछ उसने किया, तो तुझे गुस्सा करना चाहिए उसके ऊपर। तू रो क्यों रहा है? क्योंकि सब लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी सिर्फ जिन्होंने मुझे नहीं बताया अपने बच्चे के बारे में कि वो गायब हो गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कुमे काहूम उनकी हेल्प नहीं कर सकता। वो किसी अल्फा के पास जाएंगे, और वो किसके पास गई? वांगजी के पास। हाँ, क्या? उनका बच्चा? कौन सा बेटा? आलिंग को तो हमने कुछ दिन पहले ही देखा था ना, उनका पहला बेटा। सिंचन कहता है, उसकी तो डेथ हो गई थी ना? नहीं हुई थी, उसे उनके ब्रदर इन लॉ ने बेच दिया था और उसे ही ढूंढना था। उसके बारे में मुझे कहाँ से पता चला? उस दिन मैं आया था ना तुम लोगों के पास में, तब मुझे पता चला था, क्योंकि मैं नींद में था तो वो लोग बातें कर रहे थे और मैंने तब सुन लिया था। फिंग, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात शुयांग? कौन सी बात समझ नहीं आई? यही बात कि अगर उन्हें तुझे बताना नहीं था तो फिर उस दिन उन्होंने तेरे सामने बात की ही क्यों, जब उन्हें पता था कि घर में तू मौजूद है? अगर 2 सालों में वो तुझसे इतने अच्छे तरीके से ये बात छुपा सकते थे, तो फिर अब क्यों बता गई? अब क्यों तुझे पता चली? अभी भी तो वो छुपा सकते थे ना, जबकि सब कुछ बस सॉल्व होने वाला था। फिंग कहता है, मतलब क्या है? सिंचन कहता है, मतलब यह है फिर एक बार बुद्धू बन गया है तू। इस बार भी लान वांगजी ने तुझे अपने गेम में फंसाया है। इस केस में तुझे लाने के लिए उसे ये इन्फॉर्मेशन तुझे देनी होगी कि वो बच्चा तेरा नेफ्यू था। बच्चे के बारे में तुझे वांगजी के अपार्टमेंट से पता चल गया होगा। हाँ, तुम लोगों को कैसे पता? अंदाज़ा लगाया है। तो ये देख कर ही लग रहा था कि तू किसी चीज़ पर मेहनत कर रहा है। और इसके बाद उस बच्चे के बारे में क्या पता चला कि वो तेरा नेफ्यू है, तो और इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। तो बस उसके पास एक मौका था तुझे अपने केस में हैंडल करने के लिए। चालें चली है, मतलब ये
मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। सब लोग धोखेबाज हैं। शुयांग और सिंचैन एक दूसरी तरफ देखते हैं और गल्प करते हैं। सब लोग धोखेबाज हैं। जिन्होंने झूठ बोला है उन सबको विंग छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? वो लोग डर रहे थे। असल में वो लोग इसलिए डर रहे थे क्योंकि इस प्लान का हिस्सा वो लोग भी थे। वांग जी उनके पास खुद आया था मदद मांगने के लिए, और वो लोग भी वांग जी को एडमायर करते हुए आए हैं, तो वो कैसे मना कर देते? और विंग की ज़िंदगी में कोई था भी नहीं। विंग की ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आना जो उससे बहुत प्यार करे, वो लोग भी ये चाहते थे ताकि उन दोनों को विंग से फुर्सत मिल सके। जो उन्हें परेशान करता रहता है उस चीज़ से उन्हें छुटकारा मिल सके, इसलिए उन्होंने इस चीज़ में साथ दिया था। पर उन्हें क्या पता था कि विंग की हालत ऐसी हो जाएगी। यहाँ से हम टाइम स्किप करके पूरे 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग जी विंग के ऑफिस में आया हुआ है। विंग अभी अभी एक न्यूज़ टेलीकास्ट करके वापस आया है। अपने कैबिन में बैठकर वो बस ठंडा पानी एंजॉय कर रहा था, तभी वांग जी उसके कैबिन पर नॉक करता है। विंग कहता है कम इन। वांग जी अंदर आकर कहता है हाय। विंग कहता है तुम फिर आ गए। ऐसा बोलकर विंग अपने टेबल से कुछ फाइल्स उठाकर वांग जी के ऊपर फेंक देता है। वांग जी उन्हें अपने हाथों से पकड़ कर कहता है अब मुझे माफ़ भी कर दो। आई एम रियली 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 सॉरी। मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ भला? तुमने ये सब कुछ जो गेम खेला है, इसके अलावा तुम मुझे साफ साफ आकर कह सकते थे ना। तुमने साफ साफ क्यों मुझसे आकर नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो एंड ऑल? तुमने मेरे सारे दोस्तों को, मेरे घर वालों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया। मैं क्यों तुम्हें माफ़ करूँ? जियांग वुशियान, एक बात बताओ। ऐसा बोलते हुए वांग जी विंग के टेबल पर लीन हो गया था और उसने अपने पाम में अपने चिक्स को रख लिया था, और वो बहुत ही प्यार से विंग को देखते हुए कह रहा था अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ और तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, तुम मानते क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए तो मैंने ये किया क्योंकि तुम नहीं मानते। अब मुझे माफ़ कर दो। विंग को सब कुछ पता चल गया है। विंग को ये भी पता चला कि सब कुछ खुराफाती में ना उसके दोनों दोस्त भी शामिल थे, सिंचैन और लंग। साथ ही साथ वेनिंग को भी यहाँ एक मकसद से भेजा गया था, विंग को वांग जी तक पहुँचाने के लिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है। हालांकि विंग के मन में भी वांग जी के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो इतनी आसानी से मानेगा थोड़ी। वो तो पूरा प्रपोजल चाहता है वांग जी से, पर वो खुद से कहेगा थोड़ी। वांग जी को खुद से रियलाइज़ करना होगा। विंग को काफ़ी देर तक मनाने के बाद में उस ऑफिस रूम से वांग जी चला गया था। इसके बाद घंटों तक वांग जी का ना तो कोई मैसेज आया ना कोई कॉल आया। विंग ने कई बार अपने फ़ोन को उठाकर देखा कि शायद कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, पर कुछ भी नहीं आया। विंग को घबराहट होने लगी थी, कहीं कुछ इस पागल को हो तो नहीं गया। विंग वहाँ से उठकर शुयांग के केबिन में जाता है। वहाँ जाकर वो दरवाज़ा खोलता है और सीधे अंदर चला जाता है, जहाँ पर शुयांग और सिंचैन साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे। वो दोनों जैसे ही विंग को देखते हैं, सिंचैन वहाँ से खड़ा होकर कहता है तुम फिर आ गए। ले देकर एक ब्रेक मिलता है हमें, उसमें हम दोनों साथ में बैठते हैं। तुम लान वांग जी को हाँ बोल दो और हमारा पीछा छोड़ दो। शुयांग कहता है वो इतनी अच्छे से आसानी से हाँ नहीं बोलेगा, हमारी जान खाएगा पहले। विंग कहता है मैंने तुम दोनों को माफ़ किया नहीं है अब तक, तुम लोग ज़्यादा बोल रहे हो। शुयांग कहता है अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। विंग तुम क्यों आए हो यहाँ? कोई काम है? हमें बताओ, हमें हुक्म दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, हम तो हैं तुम्हारे नौकर। सिंचैन पीछे से शुयांग को बहुत ज़ोर से मारता है। शुयांग कहता है आज तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? तुम अपनी ज़ुबान संभाल के बात नहीं कर सकते? कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो। सिंचैन की बात पर शुयांग मुंह बनाते हुए धीरे से फुसफुसाता है जैसे कि तुम बातें नहीं बनाते हो। विंग के पीठ पीछे कितनी बुराइयाँ करते हो। तुमने कुछ कहा? सिंचैन की बात पर शुयांग तुरंत रिस्पॉन्स करता है कुछ भी तो नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ मैंने कुछ भी नहीं कहा। विंग को वहीं चेयर पर बैठाने के बाद में उसके शोल्डर को मसाज देने लगा था शुयांग, क्योंकि विंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है वो। विंग भागेगा ही नहीं यहाँ से, और विंग भागेगा नहीं तो वो कैसे अपना लंच ब्रेक एंजॉय कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद सिंचैन कहता है लो मेरे ब्रेक की तो ऐसी तैसी हो गई, एक नया केस आया है मेरे पास। विंग कहता है कौन सा केस? किसी अल्फा ने अपनी ओमेगा वाइफ को जलाकर मार दिया है, उसका केस। विंग तुरंत खड़ा होकर कहता है कौन सा केस है, मुझे बताओ, मैं जाकर इसे कवर करूँगा। सिंचैन कहता है ये केस मुझे मिला है तो मैं जाऊँगा, अगर तुम्हें चलना है साथ में तो तुम चल सकते हो, तुम्हें कैमरामैन बनना होगा। विंग कहता है मैं और कैमरामैन, मैं रिपोर्टिंग करूँगा, कैमरे का काम नहीं करूँगा मैं, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, चलो मेरे साथ, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। सिंचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था लेकिन वो मान गया, साथ ही शुयांग भी उसके साथ था। विंग
पैसेंजर सीट पे था और वो दोनों बस बैठे हुए थे, एक दूसरे को मुंह बना के देख रहे थे कि ये विंग उनके बीच में कबाब में हड्डी बनकर बैठा हुआ है। विंग देख रहा था कि ये शहर से बहुत दूर की लोकेशन है। विंग पूछता है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उस अपनी वाइफ को जला के मार दिया है? ये तो बहुत शहर से दूर है। सिंचन कहता है, इसलिए मैंने कहा था मत आ मेरे साथ, पर तुम्हारा ही नहीं, ज़बरदस्ती मेरे साथ लग गया तो अब जेल। हम लोग बहुत दूर जाने वाले हैं। वो न्यूज़ काफ़ी दूर है, एक विलेज में है। ओह, विलेज में, अच्छा है। काफ़ी दूर आने के बाद में एक जगह पर आकर कार को रोक दिया गया था। विंग कहता है, आसपास तो कोई घर ही नहीं है। सिंचन कहता है, घर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें यहाँ से पैदल चलना होगा, कार आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सीधा रास्ता तो है, चली जाएगी। आगे गड्ढे हैं बहुत सारे, एक बार कार फंसी ना तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमें वापस लौटने में बहुत परेशानी आएगी, इसलिए पैदल जाना होगा। विंग को वहाँ से उतार कर सिंचन और शुयांग साथ में चलने लगते हैं। कुछ देर बाद शुयांग तुरंत विंग की आंखें बंद करके कहता है, पहचानो कौन? विंग कहता है, क्या बचकानी हरकत है शुयांग। लिटरली अगर तुमने मेरा अपना हाथ नहीं हटाया ना मेरी आंखों से, मैं बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? कुछ देर बाद उन हाथों का टच बदल गया। किसी के हाथ, अब जो हाथ थे ना वो बहुत अलग थे। विंग कहता है, कौन है ये? श्रेयांग, सिंचन, कहाँ हो तुम दोनों? तुम जो भी हो ना, मेरी आंखों से हाथ उठा लो, पक्का मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा। लेकिन वो इंसान हाथ नहीं हटाता है, बल्कि वो विंग को आगे की तरफ थोड़ा पुश करने लगता है। विंग आगे चलने लगता है। विंग को समझ तो आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। विंग ने अब स्ट्रगल करना बंद कर दिया था। विंग को डर भी लग रहा था। विंग कहता है, तुम जो भी हो, कहीं मुझे खाई में तो धक्का नहीं देने वाले, ताकि मैं मर जाऊं और रिपोर्टिंग कभी कर ही ना सकूं। पीछे से हंसने की कुछ आवाज़ें आती हैं। विंग को समझ आ गया है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, आवाज़ें इतनी सारी हैं। फाइनली विंग एक जगह पर आकर रुक जाता है। उसके हाथों से हाथ हटाया जाता है। विंग की आंखें इतनी देर से बंद थी ना, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है। सामने काफ़ी सुंदर सा डेकोरेशन हो रखा था। एक नेचुरल जगह पर इतना सुंदर डेकोरेशन विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग पीछे मुड़ता है तो उसे सामने लानवांग जी अपने घुटनों के बल दिखाई देता है। उसके हाथ में एक रिंग थी। वो रिंग को थोड़ा ऊपर उठाते हुए बोलता है, विंग, मुझे पता है पहले मुझे तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए, तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए पूछना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मैं डायरेक्ट फियांसे पर आ गया हूं। विल यू मैरी मी विंग? विंग जिसे लगा था वांग जी उसे प्रपोज करेगा, पर उसे प्रपोज करेगा बॉयफ्रेंड्स बनने के लिए, डायरेक्ट शादी के लिए कौन प्रपोज करता है? विंग के दिल की धड़कनें ऐसी हो गई थी, बस रुकने को थम गई थी। वो रिएक्शन देना भूल गया था। पर कुछ देर बाद वो देखता है कि लोग उसे बस घूर कर देख रहे हैं। विंग को इतना एम्बैरसिंग फील होता है ना। पहले तो वो एक्साइटेड था कि उसे प्रपोजल मिलेगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कितने सारे लोगों के सामने मिलेगा। विंग को शर्म भी आ रही थी, वो नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था। वो रिंग एक्सेप्ट भी करना चाह रहा था, लेकिन एम्बैरस नहीं होना चाह रहा था। वो रिंग एक्सेप्ट करेगा, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? जब वो कहता हुआ आया था कि वो किसी अल्फा के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वहाँ पर वो एक अल्फा के साथ इंगेज्ड हो गया है। क्या कहेंगे लोग उसके बारे में? विंग इन लोगों को गोली मार देता है अपने मन में ही, और सीधे अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। वांग जी जैसे ही विंग के हाथ को पकड़ता है, विंग अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों पर रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बस वो ब्राइट स्माइल दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें नहीं, जो उसने अपने हाथों से छिपा ली थी, क्योंकि वो कुछ देखना नहीं चाहता। वांग जी को तो हंसी आ रही थी। वांग जी विंग के उन सुंदर सुंदर उंगलियों में वो रिंग पहनाता है और उसके हाथ पर किस कर देता है। विंग अपने हाथ को पीछे खींचता है और अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर ढक लेता है। उसे बहुत शर्म आ रही है, लिटरली उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांग जी विंग के करीब आकर कहता है, विंग। विंग के कानों के पास जैसे उसने ये बुदबुदाया ना, विंग तुरंत वांग जी के चेस्ट में अपना सर छुपा लेता है और कहता है, बोलना बंद करो, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? मुझे अकेले में भी तो प्रपोज कर सकते थे। वांग जी कहता है, सबके सामने तो प्रपोज करूँगा मैरिज के लिए, अकेले में क्या मज़ा है? विंग, आई एम इन लव विथ यू। विंग जवाब नहीं देता इस चीज़ का। वांग जी कहता है, बोलो। विंग अभी भी कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग को खुद से दूर करता है। विंग का फेस जो टमाटर की तरह लाल हो रखा था, उसे देखकर वांग जी
के फेस से वो स्माइल जा ही नहीं रही थी। बाकी लोग भी बस देख रहे थे एक्साइटेड होकर कि विंग कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, पर विंग का तो मुंह खुल ही नहीं रहा था। वांग जी कहता है, विंग आई एम इन लव विथ यू, कुछ तो रिस्पॉन्स करो। विंग अपना मुंह खोलता है पर उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकलती। विंग फिर भी ट्राई करता है, आई विंग बोलो ना। मैं संजा आए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। पीछे विंग देखता है तो वहाँ पर उसका दोस्त खड़े थे, साथ ही उसकी मम्मा, उसके पापा, विंग के फैमिली वाले, उसकी सुजय, उसका नेफ्यू, दोनों नेफ्यूज़, साथ ही जियांग यानली, जियांग चेंग, वेननिंग और बाकी सब लोग, लान फैमिली के भी सारे लोग थे। वो सब लोग चिल्ला रहे थे कि विंग कुछ तो बोले। विंग को अब और ज़्यादा शर्म आती है। विंग वहाँ से बस अपना सर मोड़ लेता है। विंग ने अपना सर मोड़ लिया था, अपनी पीठ दिखा दी थी सब लोगों को। वांग जी विंग की तरफ देखता है थोड़ा तिरछा होकर। विंग वांग जी से कहता है, मुझे घूरना बंद करो। वांग जी कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं बोलना चाहते तो कहीं और चले। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है ऐसे कि विंग उसका हाथ पकड़े और वांग जी यहाँ से विंग को भगा कर ले जाए। विंग एक बार धीरे से पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्हें देख कर ना विंग को बहुत शाय फील हो रहा था। विंग खुद से कहता है, यहाँ तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, बहुत एम्बैरसिंग है ये, बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है। विंग अपना हाथ वांग जी के हाथ में देता है और वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। पीछे सब लोग बस चिल्ला रहे थे कि वो लोग भाग कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे सेरेमनी कंप्लीट करनी चाहिए। विंग के पास वांग जी की रिंग अभी भी लास्ट दिन अपने हाथ में लेकर खड़ा था। विंग को उसे पहनानी थी ना, विंग ने उसे नहीं पहनाई, वो तो भाग गए। सब लोग बस देख रहे थे। जियांग चेंग कहता है, मुझे पता ही था मेरे भाई का प्रपोजल कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी है। अब वो चाहे गड़बड़ खुद से पैदा कर ले। यानली कहती है, तुम भी इनको अच्छे से समझते हो अचेंग, इतना मैं नहीं समझ पाई। शुयांग कहता है, भला टली मेरे हिसाब से तो सिंचैन। बाबे, ऐसा कहकर वो सिंचैन को गले लगा लेता है और वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं। उन दोनों को किस करता हुआ देख करना यानली सीधा जिन जिशुआन को देखती है। जिन जिशुआन पीछे हटकर बोलता है, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मैं कह रहा हूँ यानली, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। यानली जिशुआन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं करने वाली हूँ। जिशुआन भागने की कोशिश करता है पर यानली उसे पकड़ लेती है। वो उसे किस करने की कोशिश करती है पर जिशुआन अपना फेस इधर उधर घुमाता रहता है। ये देख कर ना जियांग फेमियान भी मैडम यू की तरफ देखते हैं, पर मैडम यू घूर कर उसे देखती हैं तो वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। वो रिस्क नहीं ले सकते भाई। मैडम यू से लड़ाई करने का रिस्क वो नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। अब तो सिचुएशन बहुत बदल गई है ना। विंग के बड़े होते होते मैडम यू के पास असली पावर आ गई है, पहले तो नहीं थी पर अब आ गई है। और अब बचे लांचरन, वो तो इतना ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे बेचारे। वहाँ से रफा दफा होने के लिए दूर चले गए थे जहाँ पर फूड का स्टॉक लगाया गया था। सब लोग खाना भी खाएंगे ना, इसलिए वहाँ चले गए थे वो। अब बचे लांस जन और मिंग्याओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वो दोनों वहाँ से हाथ पकड़ के साइड में आ गए थे। लांस जन कहता है, याओ तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे भाई की शादी देखकर? मिंग्याओ कहता है, अच्छा लगेगा, उसकी वजह से मैं इतना खुश हूँ। उसकी ज़िंदगी में किसी को देखकर मुझे अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। मुझे लगा नहीं था वो छोटा सा बच्चा जो मेरे घर के दरवाजे पर आकर अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरी लाइफ के बारे में रिसर्च कर रहा था, आज वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी लाइफ में भी कोई एक ओमेगा आएगा। पर मुझे अच्छा लग रहा है। लांस जन और मिंग्याओ बस एक दूसरे को गले लगाकर सबको देख रहे थे। सब लोग कितने खुश हैं ना। दूसरी तरफ वांग जिविंग को दूर लेकर आया था। वांग जिविंग को वहीं रोककर कहता है, यहाँ बोलो, अब बोल के दिखाओ। विंग कहता है, क्या बोलना है मुझे? जो मैंने कहा उसका जवाब दो। आई एम इन लव विथ यू विंग। हाँ तो मैं तुमसे आई लव यू कहा है विंग, कोई तो रिस्पॉन्स दो। विंग कहता है, हाँ तो देखो लंजा, बात यह है ना कि एक मिनट, तुमने क्या कहा? बात यह है कि
नहीं नहीं, उससे पहले क्या कहा? देखो। तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? लंजा? तो मुझे आपसे यही कहना। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब तो मुझे लंजा ही कहना। विंग कहता है ठीक है, मैं लंजा ही कहूँगा। वी रिस्पॉन्स नहीं दिया तुमने अभी मेरी बात का। हाँ, तो मैं ये कह रहा था लंजा कि प्यार होने में टाइम लगता है। मुझे इतना रियलाइज़ हुआ है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक दोस्त से ज़्यादा कुछ मानता हूँ। ज़िंदगी बिताने के बारे में तुम्हारे साथ मैं सोच सकता हूँ। तुम पहले एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए मुझे कुछ फ़ील हुआ है। मैं ये चीज़ को मानता हूँ। हाँ, पर थोड़ा टाइम दो मुझे। मैं तुम्हें अब तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, या फिर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं हुआ है। विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। मैं किसी को बताना मत जो मैं तुमसे कहूँगा। वांग जी कहता है नहीं बताऊँगा, क्या बात है? विंग कहता है असल में मुझे बोलते हुए शर्म आती है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। मुझे कंफर्टेबल होने दो, जब शर्म आना बंद हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। वांग जी बहुत ज़ोर से हंसता है, इतनी ज़ोर से कि दूर खड़े जो लोग थे ना वहाँ पर उन्हें भी सुनाई दे रहा था कि वांग जी कितनी ज़ोर से हंसा है। विंग वांग जी के मुंह को बंद करके कहता है तुम इतनी ज़ोर से हंसोगे तो सबको पता चल जाएगा। वांग जी कहता है विंग अब मैं हंसूँ नहीं तो क्या करूँगा? तुम इतने खतरनाक इंसान हो। तुम वहाँ कितने सारे गैंगस्टर के बीच में थे उस दिन, सबके बीच जाकर डांस कर रहे थे। तुम्हें वहाँ कोई शर्म नहीं आई, वहाँ तुम्हें कोई असेम्ड फील नहीं हुआ, और यहाँ तुम्हारी दो पर्सनालिटीज़ है क्या? विंग कहता है उनके बीच में कोई फीलिंग्स थोड़ी इन्वॉल्व थी, यहाँ फीलिंग्स इन्वॉल्व है ना विंग? हाँ वही। वैसे तुम जो भी कह रहा है ना, मैं भी जो भी है मैं भी, तुम्हारा मतलब है यू ऑल्सो लव मी, है ना? विंग कहता है जो भी तुम समझो। विंग वहाँ से भाग रहा था। वांग जी फिर उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच कर कहता है विंग आई लव यू। विंग कहता है आई ऑल्सो। वांग जी फिर विंग के फोrehead पर किस करता है। विंग कहता है वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम सच में क्या ये सब कुछ अपने मन की खुशी के लिए करते हो? वांग जी कहता है मैं ओमेगास की हेल्प करता हूँ, मैं अल्फाज की भी हेल्प करता हूँ, जिनको ज़रूरत होती है मैं उनकी मदद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है मदद कर कर। और वैसे भी पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे। जो तुम कह रहे थे ना मैं पैसे लेता हूँ, वो मत बोलो अब। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसे के लिए नहीं करते हो। मुझे लगा ही नहीं था कोई निस्वार्थ होकर के ऐसा कोई काम कर सकता है। वांग जी कहता है तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, तुम भी तो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की हेल्प करते हो। विंग कहता है मैं खुद ओमेगा हूँ, मैं इसलिए करता हूँ। तुम एक ओमेगा हो और तुम हो, इसमें अंतर होता है। अगर कोई अल्फ़ा गलत नहीं है तो क्या तुम उसे सज़ा दिला दोगे? विंग कहता है मैं ऐसे कैसे सज़ा दिला दूँगा अगर वो गलत ही नहीं है तो? वही तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम एक ओमेगा हो। तुम्हें बस लोगों की हेल्प करना पसंद है, और तुम अकेले नहीं हो जिसे ये पसंद है। तुम्हारे दोस्त भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, जो बिना किसी रिटर्न्स के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। समझ गया मैं। वैसे एक बात तुम बताओ, तुम्हें इतनी इच्छा क्यों हुई ओमेगास की हेल्प करने की? क्योंकि तुम एक ओमेगा हो इसलिए? विंग कहता है हाँ, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है लोग मुझे नीचे दिखाते हुए आए थे क्योंकि मैं एक ओमेगा था। लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे थे, एलिगेशंस लगाना, बहुत कुछ चल रहा था, और मुझे बस फ्रीडम चाहिए थी। वांग जी कहता है फ्रीडम? वैसे इस फ्रीडम का तुम्हारे लिए असली मतलब क्या है? विंग कहता है सिंपल, मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगा। कोई मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई मुझसे कोई जवाब नहीं मांगेगा। मैं जो कर रहा हूँ उसमें विश्वास होना चाहिए, और विश्वास नहीं कर सकते तो चले जाओ बस। तुम बताओ, तुम विश्वास करते हो? अगर मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता विंग तो मैं तुम्हें अपने केस में लेता भी नहीं। विंग पूछता है मतलब क्या है तुम्हारा? वांग जी कहता है मुझे पता था कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे होते हुए, बस मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा। मैंने खुद पर विश्वास नहीं कर पाया कि मुझे तुम पर आगे जाना चाहिए, और मैं
तुम्हें बचाने के लिए आ गया क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था इसमें, तुम्हें भरोसा ही नहीं था कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, इसलिए मैं आगे आया। विंग को वांगची की बात समझ नहीं आई, पर उसने ज़्यादा पूछा भी नहीं। फिर विंग पूछता है, बस तुम्हारे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? वांगची कहता है, फ्रीडम का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है विंग। तुम्हारे लिए जो मीनिंग है वो एकदम अलग है और मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है बस अपनी फीलिंग्स को फ्रीली जीना, और कोई मीनिंग मेरे लिए इसका है ही नहीं। अगर मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं फ्रीली गुस्सा कर सकूं, लेकिन गुस्से में मैं किसी को जान नहीं लूँगा, बस मैं गुस्सा करूँगा, मैं अपने गुस्से को शो करूँगा। मतलब मेरा सिंपल सा है, अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करना मेरे लिए फ्रीडम है। सही है, फ्रीडम का मतलब सबके लिए डिफरेंट होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए फ्रीडम सिर्फ फाइनेंशियल होती है, उन्हें पैसा कमाना आना चाहिए, बाकी किस चीज़ की फ्रीडम हो या ना हो। कुछ लोगों के लिए घूमना फ्रीडम होती है कि वो लोग जहाँ चाहे वहाँ घूम सकें। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम होती है जो चाहे वो खा सकें। कुछ लोगों के लिए कुछ और फ्रीडम का मतलब होता है तो कुछ के लिए कुछ और फ्रीडम का मतलब होता है। सब लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग होते हैं, पर हाँ, सबको फ्रीडम चाहिए रहती है और सब लोग इसके लिए काम भी करते हैं। जो लोग नहीं करते उन्हें वो चीज़ कभी मिला ही नहीं करती है। सब लोग बस कोशिश करते हैं, पर कोई दिल से एकदम जी जान लगा कर काम नहीं करता, और जो लोग करते हैं उन्हें उनकी पसंद की ज़िंदगी की वाली फ्रीडम मिल जाती है। तो बस उन लोगों की तरह बनो जिन लोगों के पास वो हिम्मत है, जो जिस हिम्मत के साथ वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी वाली फ्रीडम को पा लेते हैं। वैसे इसके आगे कहानी तो बहुत सिंपल है। विंग और वांगजी साथ में लड़ते रहेंगे। अब बस फ़र्क इतना होगा कि विंग अकेला नहीं जाएगा मिशंस पर, वांगजी जाएगा। और जैसा हमें पता है, वांगजी जो ओवर प्रोटेक्टिव है, उसे विंग पर भरोसा है, पर वो प्रोटेक्टिव भी है, तो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ तो वो करता रहेगा मिशंस में जाते जाते। और विंग हमेशा वांगजी के साथ मिशंस में जाएगा, हर बार उसे माफ़ कर दिया करेगा, पर उस पर भरोसा भी करेगा। विंग की अपनी ज़िंदगी होगी, वांगजी की अपनी ज़िंदगी होगी। वो साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ बूढ़े होंगे। यही उनकी ज़िंदगी रहेगी। मिशन यहाँ पर उनका कंप्लीट हो गया है। एक दूसरे से मिलने तक का सफ़र उनका पूरा हो चुका है। इसके आगे की कहानी तो सबको समझ आती ही है। झड़ना झगड़ना, लड़ना झगड़ना, फिर वापस मिल जाना, यही ज़िंदगी चलती रहेगी। हेलो एवरीवन, कैसे रहा आज का लास्ट एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड फिर मिलेंगे इस स्टोरी के वन शॉट के साथ में, फुल एपिसोड्स इन वन शॉट। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और बाकी स्टोरीज़ को एंजॉय करती रहिए, जो कि रेगुलरली अपडेट होती रहेंगी। चलो तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। बाय।